वीडियो डिस्क्लेमर। ये वीडियो केवल सूचनात्मक और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को पेशेवर सलाह, मार्गदर्शन या कानूनी सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। ये वीडियो 18 जोड़ सामग्री से युक्त हो सकता है, जो केवल परिपक्व और जिम्मेदार दर्शकों के लिए है। यदि आप 18 वर्ष से कम आयु के हैं तो कृपया ये वीडियो न देखें। कोई भी निर्णय लेने या कोई कार्रवाई करने से पहले यह सलाह दी जाती है कि आप किसी अनुभवी विशेषज्ञ या पेशेवर से सलाह लें। इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचार केवल निर्माता के हैं और किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद। उस प्रेजेंटेशन वाले हादसे को हुए कई महीने बीत चुके थे, लेकिन प्रोफेसर विक्रमादित्य सिंह राठौर आज भी अपने सर्कल में अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। लेकिन उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी पत्नी रीना सिंघानिया ने अब उसकी मदद करना बंद कर दिया था। वो औरत, अगर उसका भाई बीच में न होता तो मैंने कब का उसका मुंह तोड़ दिया होता। सिंघानिया यूनिवर्सिटी की अपनी शानदार ऑफिस में बैठा राठौर गुस्से से चीखा। उसका सब्र का बांध अब टूट चुका था। कहने को तो वो ये कह गया, पर वो अच्छी तरह जानता था कि जिस दिन उसने रीना पर हाथ उठाया वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम चाहकर भी मुझे तलाक नहीं दे सकती। वैसे भी कौन सा मैं तुमसे शादी करना चाहता था। तुम्हारे उस कमीने भाई ने मुझे मजबूर किया था। धत्त तेरी की। उसका चिल्लाना जारी रहा। बाहर तक उसकी आवाज सुनकर उसकी सेक्रेटरी, जो उसकी माशूका भी थी, कमरे के अंदर आई। क्या हो गया है आपको? अचानक क्यों चिल्ला रहे हैं? सब लोगों का ध्यान इस तरफ आ रहा है। सेक्रेटरी ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। ये मेरा ऑफिस है, जिसे जो सोचना है सोचे। सेक्रेटरी ने हार मानते हुए अपनी आंखें घुमाई और कहा, बाहर लोग अब भी यही सोचते हैं कि आप उस प्रेजेंटेशन वाले सदमे से अभी तक उबरे नहीं हैं। राठौर ने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, मैं कब का उस बात से आगे बढ़ गया होता, पर वो औरत मेरी मदद ही नहीं करना चाहती। पर उन्होंने पहली बार में आपकी मदद की ही क्यों थी? उसने पूछा। मैं नहीं जानता, पर अब जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि उसे थीसिस की गलती के बारे में पहले से पता था। वो बस इंडस्ट्री के उन बड़े लोगों के सामने मुझे जलील करना चाहती थी ताकि उसे तलाक लेने का एक ठोस बहाना मिल जाए, राठौर ने कहा। और जैसे जैसे वो इस बारे में सोचता गया उसका शक यकीन में बदलता गया। वो ऐसा क्यों करेंगी? सेक्रेटरी ने हैरानी से पूछा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसा कि तुम जानती हो, हमारी शादी प्यार की वजह से नहीं हुई थी। ये एक अरेंज्ड मैरिज थी जो उसके भाई ने तय की थी, उसने जवाब दिया और कुछ पल के लिए रुका। सेक्रेटरी ने कहा, यह जताने के लिए कि वो उसकी बात सुन रही है। और क्योंकि वो शादी से इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे इस शादी को तोड़ने के लिए कोई जायज वजह चाहिए थी। उसने अपनी बात पूरी की। लेकिन उसे मेरे अफेयर के बारे में कोई सबूत नहीं मिला, तो उसने मेरी नाकाबिलियत को सिंघानिया परिवार के नाम पर एक धब्बा बताकर तलाक का आधार बनाने का फैसला किया। ये सब समझाते हुए उसका गुस्सा सेकंड दर सेकंड बढ़ता जा रहा था। वैसे आप अपने अफेयर को छिपाने में काफी लापरवाह हैं, तो फिर उसे सबूत क्यों नहीं मिला? हेओक्यूआई सेक्रेटरी ने पूछा। लगता है उसका भाई ही उसे सबूत हासिल करने से रोक रहा है, राठौर ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, क्योंकि सेक्रेटरी ने उसे लापरवाह कहा था। ठीक है, जो भी है, पर अपनी आवाज धीमी रखें। आप अपने स्टूडेंट्स और सहकर्मियों के सामने खुद का मजाक बनवा रहे हैं, सेक्रेटरी ने यह कहा और ऑफिस से बाहर जाने लगी। वो नहीं चाहती थी कि राठौर अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दे। आखिरकार उसे अपनी नौकरी की मोटी सैलरी और राठौर का पैसा दोनों ही बहुत पसंद थे। सेक्रेटरी के जाने के बाद राठौर वापस अपने काम में लग गया। उसे ये जानकारी मिल चुकी थी कि अर्नव मेहरा ने अपना कर्ज पूरी तरह चुका दिया है। लेकिन जब उसने दोबारा एक प्राइवेट जासूस को काम पर लगाया तो उसे ज्यादा कुछ नहीं मिला। अर्नव के अकाउंट में अब इतना पैसा था कि उसकी जानकारी ज्यादा सुरक्षित हो गई थी, इसलिए जासूस को और कोई डिटेल नहीं मिल पाई। तो राठौर ने यह निष्कर्ष निकाला कि अर्नव ने कहीं से प्राइवेट लोन लिया होगा, जिसकी ब्याज दर 15% से थोड़ी कम होगी। ये सोचकर भी उसे खुशी हुई, क्योंकि इसका मतलब था कि अर्नव अब भी कर्ज में डूबा हुआ था और जल्दी इससे बाहर नहीं निकलने वाला था। उसने अपना सारा गुस्सा और बदला अर्नव की तरफ मोड़ दिया था, क्योंकि अपनी पत्नी पर तो वो गुस्सा निकाल नहीं सकता था। अर्नव ही उसके लिए एकमात्र आसान निशाना बचा था। जैसे ही वो किसी का सुनहरा भविष्य बर्बाद करने की अपनी खुशी को महसूस करने वाला था, एक फोन कॉल ने उसका मूड खराब कर दिया। कौन है बकवास कर रहा है? उसने बिना कॉलर आईडी देखे फोन उठाते हुए चिल्लाया। उसे पता था कि अगर कॉल जरूरी होती तो वो उसकी सेक्रेटरी के जरिए आती, सीधे उसके पर्सनल फोन पर नहीं। तो उसने अपना सारा गुस्सा फोन करने वाले पर निकालने का फैसला किया। मैंने आपको ये सूचित करने के लिए फोन किया है कि आज रात एक फैमिली डिनर है और मैडम के पति होने के नाते आपका आना जरूरी है। परिवार के मुखिया भी डिनर में शामिल हो रहे हैं। फोन के दूसरी तरफ से एक सपाट और ठंडी आवाज आई, जिसमें कोई डर या झिझक नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसे राठौर को परेशान करने का कोई अफसोस नहीं था। इससे पहले कि राठौर अपनी गालियों की बौछार शुरू करता, फोन करने वाले ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कॉल काट दी। जब राठौर को एहसास हुआ कि कॉल कट चुकी है, तो उसने गुस्से में ऑफिस का फोन उठाकर कमरे के दूसरे कोने में दे मारा और चिल्लाया, समझते क्या हो तुम लोग खुद को?
जब मन किया फोन किया और जब मन किया काट दिया। माना कि मैं अपने चौहान परिवार का कोई जरूरी सदस्य नहीं हूं, इसीलिए उन्होंने मुझे कुछ झूठे कनेक्शन के लिए आवाज सिंघानिया परिवार की कुतिया से शादी करने के लिए फेंक दिया। लेकिन मैं अब भी चौहान परिवार का हिस्सा हूं। थोड़ी इज्जत करना सीखो। हाँ, वो एक दूसरे शक्तिशाली परिवार से था, लेकिन क्योंकि वो परिवार की एक छोटी ब्रांच से था, इसलिए उन्होंने कुछ समझौतों के लिए उसे सिंघानिया परिवार में बलि का बकरा बना दिया था। राठौर को इस बात का भी गुस्सा था कि रिश्वत लेने की उसकी आदत की वजह भी उसकी पत्नी ही थी। उसे पैसों की जरूरत थी ताकि उसकी पत्नी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर यह पता ना लगा सके कि वो अपना पैसा कहां खर्च करता है। इससे वो अपने अफेयर की जगहों का सुराग लगने से बच जाता था। ऑफिस में कुछ और चीजें तोड़ने के बाद जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि इस डिनर के लिए क्यों बुलाया गया है। आमतौर पर जब पूरा परिवार डिनर पर इकट्ठा होता था तो इसका मतलब था कि किसी बहुत जरूरी मुद्दे पर चर्चा होनी है। अगर ये थीसिस के बारे में होता तो ये मीटिंग कुछ महीने पहले ही हो जाती। तो फिर इसका मकसद क्या है, वो वजह सोचने की कोशिश करने लगा। जब उसे कोई जवाब नहीं सूझा तो उसने अपना फोन निकाला और कॉन्टैक्ट्स में अपनी पत्नी का नंबर ढूंढा। उसकी उंगलियां कॉल बटन पर मंडरा रही थीं। वो सोच रहा था कि क्या अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस औरत की आवाज सुनना जरूरी है। अंत में उसने फोन न करने का फैसला किया और उसे वापस अपनी जेब में रख लिया। जब ये मेरे बारे में है ही नहीं तो मुझे जानने की जरूरत भी क्या है, भाड़ में जाए सब, उसने खुद से कहा। वो अपने आने वाले अंजाम से पूरी तरह अनजान था। उस शाम मुंबई से कुछ दूर लोनावला के एक शांत इलाके में, जहां अमीर लोग अपने आलीशान फार्म हाउस बनाते हैं, एक ऐसी दीवार थी जिसका कोई अंत नहीं दिखता था। पूरी दीवार पर बिजली के तार लगे थे और हर 100 मीटर पर सिक्योरिटी कैमरे थे। हर आधे घंटे में पेट्रोलिंग करती हुई गाड़ियां उस दीवार के चारों ओर चक्कर लगाती थीं। उस विशाल दीवारों से घिरे जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मेंशन था जो रोशनी से जगमगा रहा था। आमतौर पर यह घर शांत रहता था, लेकिन आज एक के बाद एक महंगी गाड़ियों की कतारें लगातार अंदर आ रही थीं। एक एक करके सिंघानिया परिवार के मुख्य ब्रांच के सभी सदस्य मीटिंग के तय समय से पहले ही मेंशन में पहुंच गए थे, क्योंकि वे परिवार के मुखिया के आने से पहले वहां मौजूद रहना चाहते थे। आखिर में परिवार के मुखिया एक लंबी शानदार लिमो में पहुंचे, जिसके आगे पीछे पूरी तरह से हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां थीं। अगर लॉन में मौजूद लोगों के शोर को नजरअंदाज किया जाता तो उस इलाके के ऊपर चक्कर काटते एक हेलीकॉप्टर की आवाज भी सुनी जा सकती थी, जो ये सुनिश्चित कर रहा था कि कोई भी चुपके से अंदर ना घुस सके। जैसे ही वो लिमो से बाहर निकले, आसपास खड़े लोग एकदम शांत हो गए और 2 लाइनों में खड़े होकर एक गलियारा बना दिया ताकि परिवार के मुखिया वहां से गुजर सकें और वे उनका अभिवादन कर सकें। अभिवादन के बाद सभी लोग डाइनिंग रूम की ओर बढ़ गए। हर कोई अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि किसी को भी इस अचानक बुलाई गई मीटिंग का कारण नहीं पता था। ये उस इंसान के लिए नरक की शुरुआत थी जो उस मीटिंग में एक भीगी बिल्ली की तरह शरीफ बनकर बैठा था, बिल्कुल उस रूप के विपरीत जैसा वो कुछ घंटे पहले अपने ऑफिस में था। अब देखना यह था कि वो आने वाले तूफान का सामना मजबूत दिमाग से कर पाता है या नहीं। चांदनी रात में सिंघानिया परिवार का आलीशान मेंशन किसी महल की तरह चमक रहा था। मेहमान एक ऐसे डिनर के लिए पहुंच रहे थे जो शायद ही उन्होंने पहले कभी देखा हो। उस शानदार एस्टेट का भव्य प्रवेश द्वार और करीने से सजे हुए बगीचे देखने लायक थे। ये शाम बेहद खास और खर्चीली होने वाली थी, जिसकी तैयारियों में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई थी। डाइनिंग रूम को बेहतरीन लिनेन, क्रिस्टल के ग्लास और चांदी के कटलरी सेट से सजाया गया था। हर चीज अपनी जगह पर परफेक्ट थी। जैसे ही परिवार के सदस्यों ने टेबल पर अपनी अपनी जगह ली, हवा में लजीज पकवानों की खुशबू तैर गई, जो इस बात का इशारा थी कि एक शाही दावत उनका इंतजार कर रही है। ये साफ था कि इस डिनर को यादगार बनाने के लिए छोटी से छोटी डिटेल पर भी ध्यान दिया गया था। ये किसी राजा महाराजा के लिए परोसी जाने वाली दावत थी, जिसे सबसे शानदार माहौल में सबसे पारखी मेहमानों द्वारा चखा जाना था। लेकिन इस सारी खूबसूरती और शान और शौकत के बावजूद किसी को भी खाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिख रही थी। ज्यादातर लोग अपनी घबराहट के कारण खाने का आनंद नहीं ले पा रहे थे। भले ही उन सभी ने बचपन से दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा ली थी, लेकिन जब परिवार के मुखिया खुद उनके साथ टेबल पर बैठे हों तो बनावटी शांत रहने का दिखावा करना मुश्किल हो जाता था। वे सब मिले जुले भावों के साथ घबराकर उनकी ओर देख रहे थे, जिनमें इज्जत और डर सबसे ज्यादा साफ नजर आ रहा था। पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है आजकल? परिवार के अगले मुखिया यानी उनके बड़े बेटे ने पूछा। उसका नाम आर्यवीर सिंघानिया था और वही सिंघानिया परिवार के विशाल बिजनेस एम्पायर का अगला वारिस था। डिनर टेबल पर मौजूद कुछ गिने चुने लोगों में से वो एक था जो शांत रह सकता था। दूसरी थी उसकी छोटी बहन रीना, जिसे उसने विरासत की जंग में हराया था। उसके पिता ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपना खाना खाते रहे। किसी को भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि वे सब जानते थे कि परिवार के मुखिया को छोटी मोटी बातचीत पसंद नहीं थी। आर्यवीर ने यह सवाल खुद ही अपने ऊपर लिया था, क्योंकि वो अपने पिता की नजरों में एक देखभाल करने वाले बेटे की छवि बनाना चाहता था। खाना चलता रहा और किसी ने भी दोबारा मुखिया से बात करने की हिम्मत नहीं की। हाँ, वे आपस में फुसफुसाकर बातें कर रहे थे ताकि किसी का ध्यान उन पर न जाए।
खाने के बाद जब नौकरों ने टेबल साफ कर दी तो सभी लोग मीटिंग शुरू होने के लिए फिर से टेबल पर इकट्ठा हो गए। जब सब बैठ गए तो एक नौकर परिवार के मुखिया को उनके कमरे में यह बताने गया कि मीटिंग के लिए सब उनका इंतजार कर रहे हैं। जब मुखिया अपने कमरे से आए और अपनी कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी बेटी रीना की ओर देखते हुए कहा, मीटिंग शुरू करते हैं। उनका अंदाज साफ बता रहा था कि ये मीटिंग रीना ने ही बुलाई थी। ये बात उसके भाई आर्यवीर के लिए एक सरप्राइज थी। उसे उम्मीद थी कि रीना अपनी शादी से बचने का कोई रास्ता मिलने तक चुप रहेगी। क्या इसे सबूत मिल गया? आर्यवीर ने मन ही मन खुद से पूछा। नहीं, उसे नहीं मिल सकते। मैंने उन सबूतों को छिपाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी है। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने खुद को यकीन दिलाया, लेकिन उसका ये यकीन उसी पल हवा में उड़ गया जब उसकी बहन के मुंह से पहला वाक्य निकला, मैं विक्रम से तलाक लेना चाहती हूं। तुम्हें पता है ना कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। आर्यवीर तुरंत बीच में कूद पड़ा ताकि रीना को इस एक वाक्य से जो भी बढ़त मिली हो वो खत्म हो जाए। मैं कर सकती हूं, अगर मेरे पास इसे साबित करने के लिए सबूत हो, रीना ने अपने पिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए और अपने भाई को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए जवाब दिया। तुम्हें हमें मीटिंग से पहले सबूत देने चाहिए थे ताकि हम तैयारी कर सकें। उसके भाई ने अपने पिता के जवाब का इंतजार किए बिना ही बीच में टोका। हालांकि आर्यवीर आमतौर पर बहुत होशियार था, लेकिन जब अपनी बहन से बहस करने की बात आती तो वो अपना आपा खो बैठता था और ऐसी ही बेवकूफ़ी भरी गलतियां कर बैठता था। तुम्हें सबूत दूं? किस लिए? ताकि तुम उन्हें नकली साबित कर सको, रीना तंग आकर बोली। उनके पिता चुपचाप बैठे उन दोनों की बहस सुन रहे थे। फिर उन्होंने अचानक हंसकर दोनों को चुप कराया और अपनी बेटी की ओर देखते हुए एक भारी आवाज में कहा, तुम जानती हो कि हमारे परिवार को इस तलाक के लिए राजी करने और हमारे नाम पर दाग लगने देने के लिए तुम्हारे पास बहुत ठोस सबूत होने चाहिए, है ना? जब आर्यवीर ने अपने पिता को यह कहते सुना तो वो समझ गया कि रीना को आगे बढ़ने से रोकने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। उसने अपनी बहन की शादी राठौर से इसलिए करवाई थी क्योंकि वो जानता था कि उनके परिवार में तलाक लेने के लिए आपको परिवार के सामने ठोस सबूत पेश करने पड़ते हैं। उनके लिए तलाक एक बहुत बड़ी शर्म की बात थी और यही वजह थी कि वो अपनी बहन को उसके पति के काले कारनामों का कोई भी सबूत खोजने से लगातार रोक रहा था। हाँ पिताजी, मैं जानती हूँ। इसीलिए मैंने एक ऐसा ठोस सबूत ढूंढा है जिससे न केवल हमारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि हमें चौहान परिवार के खिलाफ एक छोटा सा कार्ड भी मिल जाएगा, भले ही विक्रम उनके लिए ज्यादा जरूरी न हो। रीना ने अपने पति की ओर देखते हुए कहा। उसके पिता ने सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि वो अपनी बात शुरू कर सकती है। पिता से इजाजत मिलते ही वो एक नौकर की तरफ मुड़ी और सिर हिलाया। नौकर कमरे से बाहर गया और एक प्रोजेक्टर के साथ वापस लौटा। जब नौकर प्रोजेक्टर लेकर अंदर आया तो दूसरे नौकर उसकी मदद करने लगे। प्रोजेक्टर सेट होने के बाद रीना टेबल पर रखे कंप्यूटर के पास गई, अपनी जेब से एक यूएसबी निकाली और उसे लगा दिया। प्रोफेसर राठौर का नजरिया। खाना तो अच्छा था, पर ये लोग हर मीटिंग में मुझे यहाँ क्यों घसीट लाते हैं, जबकि मुझे वैसे भी कुछ बोलने की इजाजत तो होती नहीं, राठौर ने सोचा, जो परिवार के मुखिया से सबसे दूर बैठा था। मीटिंग में बैठने की व्यवस्था परिवार में उनके ओहदे के हिसाब से की जाती थी। सबसे पहले मुखिया, फिर आर्यवीर, फिर उसकी पत्नी रीना, और इसी तरह ये क्रम आखिर में उस तक पहुंचता था। वो शांत था क्योंकि उसे यकीन था कि इस मीटिंग का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसका ये सुकून उसी पल गायब हो गया जब उस औरत ने कहा, मैं विक्रम से तलाक लेना चाहती हूँ। ये औरत फिर से बकवास कर रही है, उसने सोचा, क्योंकि वो जानता था कि भले ही परिवार को पता हो कि वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन सिर्फ इस वजह से वे तलाक नहीं ले सकते। इसके लिए एक जायज वजह और ठोस सबूत चाहिए जो उसे यकीन था कि रीना के पास नहीं है। लगता है आज की रात आर्यवीर के लिए अच्छी होने वाली है, उसने सोचा, क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई अपनी बहन को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुशी से झूम रहा था। वो उस पल का इंतजार कर रहा था जब रीना की तलाक की अर्जी खारिज कर दी जाएगी और उसे रीना का उतरा हुआ चेहरा देखने को मिलेगा। वो तलाक नहीं चाहता था, क्योंकि इस शादी से न सिर्फ उसके अपने चौहान परिवार में उसका रुतबा थोड़ा बढ़ा था, बल्कि उसे वो सब कुछ बाहर मिल रहा था जो उसे अपनी पत्नी से नहीं मिलता था। इसलिए वो शो देखता रहा। लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने जो कुछ चल रहा था, उसे देखकर उसके चेहरे पर शिकन आ गई। धत तेरी की। जो कुछ उसने देखा, उसके बाद उसके दिमाग में यही पहला शब्द आया। जो सबूत वो औरत पेश कर रही थी, उसे देखकर स्थिति की गंभीरता हर पल किसी ब्लैक होल से भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। कमरे में बैठे परिवार के सदस्यों की घृणा से भरी निगाहें उसे चुभ रही थी। इस औरत को ये जानकारी कहां से मिली? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि उसके दिमाग को समझ आ गया था कि उसने अभी अभी क्या कह दिया है। उसी पल वो समझ गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है। परिवार के मुखिया उसकी ओर ऐसी नजरों से मुड़े जो कह रही थीं, अब तू गया। उन्होंने ज्यादा देर तक उसे नहीं देखा और गार्ड्स की तरफ इशारा किया। गार्ड्स ने सिर हिलाया और उसकी ओर बढ़ने लगे और उसे घसीटकर कमरे से बाहर निकालने लगे। उसने खुद का बचाव करने के लिए चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। सबने अपनी आंखें वापस स्क्रीन पर चल रहे सबूतों पर टिका दी थीं।
जैसे ही उसे कमरे से बाहर फेंका गया, उसके चेहरे की खुशी की जगह आने वाले कल के डर ने ले ली थी। वो बस यही दुआ कर रहा था कि काश धरती फट जाए और उसे निगल ले, ताकि वो इस जिल्लत से बच सके। बेडरूम के अंदर प्रोफेसर राठौर बिस्तर के किनारे पर बैठा था। उसने अपने दोनों हाथों से सिर को थाम रखा था और कोहनियों को घुटनों पर टिकाया हुआ था। उसका शरीर धीरे धीरे कांप रहा था, क्योंकि सिंघानिया परिवार के मुखिया द्वारा कहे गए आखिरी शब्द उसके कानों में अभी भी गूंज रहे थे। जिस पल उसे सबूत दिखाए गए, वो समझ गया था कि अब खुद का बचाव करने की कोशिश भी बेकार है। उनके पास सब कुछ था, डिवाइस, समय, लोकेशन जहां से मैसेज भेजे गए थे, और यहां तक कि पाने वाले का आईपी एड्रेस भी। एक कंप्यूटर इंजीनियर होते हुए भी उसका सिर चकरा रहा था कि आखिर रीना ने यह सब किया कैसे, क्योंकि उसे याद था कि उसने कई बार अपना फोन बदला था। कुछ घंटे सोचने के बाद वो केवल एक ही नतीजे पर पहुंच सका। किसी ने सिर्फ उसके फोन नंबर और ईमेल को एंकर पॉइंट बनाकर सब कुछ ट्रेस कर लिया था और वहीं से एक एक तार जोड़ता चला गया। हालांकि ये आइडिया सुनने में संभव लग रहा था, पर अगर वो खुद इसे करने की कोशिश करता तो पहले ही कदम पर फेल हो जाता। इसलिए उसने इसे सिंघानिया परिवार की टॉप क्लास सिक्योरिटी टीम का कमाल मान लिया और ये सोचना छोड़ दिया कि उन्होंने ये कैसे किया। अब वो ये सोचने लगा कि चौहान परिवार इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि इस भारी गलती के कारण परिवार उसे खुद से अलग कर देगा। ये एहसास उसके लिए किसी जलते हुए सूरज से टकराने जैसा था। हालांकि उसके तलाक से चौहान परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें दुनिया के सामने ये दिखावा करना होगा कि वे सिंघानिया परिवार के साथ उस शांति को बनाए रखना चाहते हैं जो उसकी शादी के बाद बड़ी मुश्किल से हुई थी। चौहान परिवार को यह दिखावा तब तक करना था जब तक वे पूरी तरह से संभल नहीं जाते, क्योंकि सिंघानिया परिवार के साथ हुई पिछली फाइनेंशियल जंग, जिसके कारण 2008 का आर्थिक संकट और गहरा गया था, से वे अभी तक उबर नहीं पाए थे। उस जंग ने उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था। इस बात ने उसे 100% यकीन दिला दिया था कि परिवार उसे छोड़ देगा और शांति बनाए रखने के लिए एक छोटी सी कीमत समझेगा। कम से कम वे मुझसे सब कुछ नहीं छीनेंगे, वे इसे मेरी सेवाओं का भुगतान मान लेंगे, राठौर ने सोचा। उसे उम्मीद थी कि परिवार उससे कुछ लेगा नहीं, बस भविष्य में उसके किसी भी काम में उसका साथ नहीं देगा। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा शांत किया वो ये थी कि बाहरी दुनिया के लिए वो अब भी सिंघानिया यूनिवर्सिटी, मुंबई जैसे प्रसिद्ध कॉलेज का प्रोफेसर था। इसका मतलब था कि वो अब भी पैसा कमा सकता था, भले ही ये उसकी पिछली कमाई के मुकाबले बहुत कम हो। वो अपनी कमाई को उन रिश्वत के पैसों से पूरा कर सकता था जो वो लेता आया था, तो उसे सिर्फ अपने परिवार के सपोर्ट की कमी खलेगी। कम से कम अब मैं उनके कंट्रोल से आजाद हो जाऊंगा। उसने इस बात को एक पॉजिटिव चीज की तरह पेश करके खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। मैं बस एक साधारण प्रोफेसर बनूंगा, मतलब अब मेरे ऊपर किसी की नजर नहीं होगी। उसने एक और खुशफहमी पाली। और तो और मुझे अब उस औरत का चेहरा भी नहीं देखना पड़ेगा। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। आधे घंटे से ज्यादा समय तक अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाने की कोशिश करने के बाद उसे अपना गुस्सा और निराशा कहीं निकालने की जरूरत महसूस हुई। उसने बिस्तर के पास से फोन उठाया और अपनी सेक्रेटरी को कॉल किया। ड्रेरर ड्रेरर ड्रेरर। हेलो, कौन? फोन के दूसरी तरफ से एक नींद भरी आवाज आई। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, तैयार हो जाओ, उसने नींद में डूबी सेक्रेटरी के पूरी तरह जागने का इंतजार किए बिना कहा। मुझे नींद आ रही है, क्या हम कल मिल सकते हैं? सेक्रेटरी ने पूछा। वो जानती थी कि अगर वो आया तो वो जल्दी सो नहीं पाएगी। जैसे ही सेक्रेटरी ने यह कहकर जवाब का इंतजार किया, उसे कॉल कटने की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब था कि राठौर ने यह कहने के बाद कि वो आ रहा है, उसके जवाब का इंतजार भी नहीं किया। ये कमीना आदमी, सेक्रेटरी ने बिस्तर से उठते हुए सोचा और उसे रिसीव करने की तैयारी के लिए बाथरूम की ओर चल दी। लेकिन इसके साथ ही उसने मन ही मन कुछ ऐसी गालियां दी कि अगर राठौर उन्हें सुन लेता तो शायद उसका दिमाग ही फट जाता। भारत में कहीं दिल्ली के लोधी गार्डन के एक सुनसान कोने में दो चीनी एजेंट एक बेंच पर बैठे देखे जा सकते थे। एक अखबार पढ़ रहा था ताकि किसी का ध्यान उन पर न जाए, जबकि दूसरा अपने साथ एक कुत्ते को लिए हुए था। सुरक्षा गठबंधन की पिछली मीटिंग के बारे में क्या पता चला? अखबार पढ़ रहे एजेंट ने पूछा। हमारे जासूसों से ज्यादा कुछ पता नहीं चला, क्योंकि मामला अभी भी कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन उन्हें यह पता चला है कि मीटिंग के एक हफ्ते बाद सुरक्षा गठबंधन के प्रतिनिधियों की एक टीम भारत आई थी। दूसरे आदमी ने कुत्ते को सहलाते हुए जवाब दिया, जिससे कुत्ता खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। क्या ऐसा तब नहीं होता जब गठबंधन को भारत सरकार से कोई बातचीत करनी होती है? नहीं, इस बार मामला अलग है। यहां पहुंचने के एक दिन बाद वे एक छोटी कंपनी के साथ मीटिंग के लिए गए। वो कंपनी किस चीज से डील करती है? दाढ़ी वाले आदमी ने अखबार का पन्ना पलटते हुए पूछा। एक छोटी जांच से पता चला कि ये टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनी है, लेकिन चूंकि उन्होंने अभी तक कोई प्रोडक्ट जारी नहीं किया है, हम ठीक से पता नहीं लगा सके। पर हमें यह पता चला है कि रजिस्ट्रेशन के 1 महीने बाद उन्होंने सीबीआई, रॉ और कई अन्य एजेंसियों से सहयोग के लिए संपर्क किया था। इस वजह से उन एजेंसियों के बीच काफी खींचतान हुई, लेकिन जैसे ही एनसीएसए, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने अपना कदम बढ़ाया, सब कुछ एक बार में रुक गया। वह आदमी अपने कुत्ते को हटाने की कोशिश करने के लिए रुका जो उसका चेहरा चाट रहा था।
उसने कुत्ते को आजाद छोड़ दिया और अपनी बात जारी रखी। एनसीएसए के दखल देने के बाद सभी एजेंसियों ने अपनी मीटिंग तुरंत रोक दी। ये लगभग 1.5 महीने तक चला और फिर सुरक्षा गठबंधन की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। हमारे अंदर के जासूस से हमें पता चला कि ये किसी सिक्योरिटी प्रोग्राम या उसी जैसी किसी चीज के बारे में थी। उसने दाढ़ी वाले एजेंट को समझाते हुए अपनी बात खत्म की। तुम्हें शक है कि इसका उस इमरजेंसी मीटिंग से कोई लेना देना है? दाढ़ी वाले ने पूछा। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, हमें यह भी शक है कि सोशल मीडिया के सिक्योरिटी अपडेट के पीछे भी उन्हीं का हाथ है जिसे हम अभी तक हल नहीं कर पाए हैं, कुत्ते के मालिक ने जोड़ा। ये सुनते ही दाढ़ी वाले ने अखबार से नजरें हटा लीं और हैरानी से दूसरे आदमी की ओर मुड़कर पूछा, इन दोनों में क्या कनेक्शन है? तुमने कहा कि कंपनी सिर्फ 3 महीने पहले बनी है और वो सोशल मीडिया वाली घटना लगभग 4 महीने पुरानी है। जब हमने सोशल मीडिया कंपनियों की जांच की तो पता चला कि एक लॉ फर्म ने उनकी सिक्योरिटी समस्याओं के लिए उनसे संपर्क किया था। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद हमें पता चला कि वो कौन सी लॉ फर्म थी, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे उसे पहले ही GIA टेक्नोलॉजी ने खरीद लिया था, जो वही कंपनी है जिसकी मीटिंग सुरक्षा गठबंधन के लोगों के साथ हुई थी। हमारा शक यहीं से शुरू होता है, उस आदमी ने समझाया। उस कंपनी पर नजर बनाए रखो, ये भी पता लगाओ कि उसका मालिक कौन है और उस कंपनी के बारे में जो कुछ भी पता चल सकता है सब पता करो, समझे? दाढ़ी वाले आदमी ने अखबार बंद करते हुए कहा और बेंच से उठकर चला गया बिना जवाब का इंतजार किए। उसी रात सेक्रेटरी के घर पर, बंद करो, मुझे दर्द हो रहा है, सेक्रेटरी बिखरे हुए बालों और चोट के निशानों के साथ डीजे स्पॉयर में चिल्लाई। प्रोफेसर बिल्कुल भी नरम नहीं था, वो उसे लगातार थप्पड़ मार रहा था और उसके शरीर को किसी तकिए की तरह दीवार पर पटक रहा था, जिससे उसके पूरे शरीर पर नील पड़ गए थे। चुप हो जा कुतिया, राठौर ने उसके सिर के पिछले हिस्से पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, जिससे वो फर्श पर गिर पड़ी। उसने कोई परवाह नहीं की और सेक्रेटरी के चेहरे पर अपनी पूर्व पत्नी रीना के चेहरे की कल्पना करते हुए अपनी हैवानियत जारी रखी। ये सोचकर वो उसे और भी ज्यादा जोर से नोच रहा था, मानो वो उसे तोड़ ही देना चाहता हो। सेक्रेटरी उससे रुकने की भीख मांगती रही, लेकिन वो जितनी भीख मांगती उसे उसके चेहरे पर रीना का चेहरा उतना ही साफ नजर आता, जिससे वो पहले से भी ज्यादा वहशी हो जाता। ये सब लगभग आधे घंटे तक चलता रहा, जब तक कि उसके शरीर के निचले हिस्से से खून बहना शुरू नहीं हो गया और वो बेहोश नहीं हो गई। तभी वो होश में आया और रुका। वो गुस्से में बाथरूम की तरफ चला गया। उसे गुस्सा खुद पर नहीं बल्कि सेक्रेटरी पर आ रहा था कि उसने खून से उसके शरीर को गंदा कर दिया और उसका मजा खराब कर दिया। नहाने के बाद उसने अपने बटुए से कुछ पैसे निकाले और बिस्तर पर फेंक दिए। फिर वो बिना ये देखे कि सेक्रेटरी ठीक है या नहीं वहां से चला गया। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो अपनी भड़ास निकालने के लिए किसी कोठे की तरफ निकल पड़ा। उसके जाने के 10 मिनट बाद सेक्रेटरी को होश आया। वो लगभग 5 मिनट तक वहीं पड़ी रही, ये सोचते हुए कि उसकी जिंदगी ऐसी क्यों है। फिर वो बिस्तर से उठी और दीवार पर लगी घड़ी की ओर बढ़ी, जो ध्यान से देखने पर लाल रंग में टिमटिमा रही थी। उसके पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो किसी तरह घड़ी तक पहुंची और उसे नीचे उतारा, फिर वापस अपने बिस्तर पर आ गई। उम्मीद है कि ये मुझे अब ये सब करने से बचाएगा, उसने खुद के लिए बुरा महसूस करते हुए आंसू बहाते हुए कहा। उसने घड़ी का पिछला हिस्सा खोला और वीडियो को सेव करने के लिए वहां डाली गई फ्लैश ड्राइव को निकाला। इसके साथ वो आदमी मेरी इस मनहूस जिंदगी को खत्म कर देगा। उसने ये सोचकर मुस्कुराया कि अब उसे पैसे कमाने के लिए अपना शरीर नहीं बेचना पड़ेगा। हालांकि उस आदमी ने कहा था कि उसे सिर्फ उस कमीने राठौर को फंसाने के लिए एक सबूत चाहिए, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए अपनी असिस्टेंट के साथ यौन उत्पीड़न और बलात्कार से बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता था। ये सोचकर वो मुस्कुराई और इसी के साथ राठौर के पतन की आखिरी कड़ी भी पूरी हो गई थी। अब बस एक के बाद एक डोमिनो के गिरने का इंतजार था। प्रोफेसर राठौर को अपने उस घर लौटने में 2 दिन लग गए, जो जल्द ही उसका नहीं रहने वाला था। जब वो घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके बैग पहले से ही पैक करके दरवाजे के पास रखे हुए थे। वो जानता था कि नौकरों से ऐसा करवाने की हिम्मत किसमें हो सकती है। वैसे भी उसने 1 हफ्ते में घर छोड़ने का प्लान बनाया ही था, तो उसने आज ही जाने का फैसला कर लिया। जब उन्होंने उसका सामान पैक कर ही दिया है तो और समय क्यों बर्बाद करना। उसने नौकरों को बुलाया और अपना सामान गाड़ी में रखने का आदेश दिया। हालांकि नौकर मन ही मन शिकायत कर रहे थे, क्योंकि अब वो परिवार का सदस्य नहीं रहा था। फिर भी उन्होंने चुपचाप काम खत्म करना ही बेहतर समझा। उन्होंने इसे एक अलविदा सर्विस मान लिया। राठौर ने आखिरी बार उस घर को छोड़ा और एक 3 स्टार होटल की ओर बढ़ गया, ताकि वो अपने पसंद का घर ढूंढने तक कुछ समय के लिए वहां रह सके। वो खुश था कि अब वो आजाद है। इन 2 दिनों की आजादी ने उसे एक अजीब सा सुकून दिया था, क्योंकि अब उसे किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वो भविष्य में भी इसी एहसास के साथ जीने के लिए उत्साहित महसूस कर रहा था। जेल में टेक्नोलॉजीज हेडक्वार्टर गुरुग्राम सारा अपने ऑफिस में बैठी एक डिक्शनरी जितनी मोटी डॉक्यूमेंट्स की फाइल पढ़ रही थी। Amazon वेब सर्विसेज AWS के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है। इसका मतलब है कि अब हम नेटफ्लिक्स की तरह अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज उनके जरिए होस्ट कर सकते हैं। उसने वेब सर्विस एग्रीमेंट वाले डॉक्यूमेंट पर साइन किया और अगली फाइल की ओर बढ़ी।
जैसे ही वो अगला डॉक्यूमेंट पढ़ने वाली थी, उसके ऑफिस फोन की घंटी ने उसका ध्यान भंग कर दिया। हेलो मैम, सेक्रेटरी ने कहा। क्या बात है? सारा ने पूछा। उसे याद आया कि उसने ही अपनी सेक्रेटरी से कहा था कि सीधे कमरे में आने के बजाय उसे फोन किया करे ताकि उसका फोकस न टूटे। मैम, लीगल टीम का फोन आया था। उन्होंने बताया है कि सुरक्षा गठबंधन के प्रतिनिधि हमारी मांगों पर सहमत हो गए हैं और जल्द से जल्द एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। लीगल टीम से कहो कि जरूरी तैयारियां करें, बाकी मैं संभाल लूंगी, सारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो खुश थी कि उसने बिना किसी बड़ी मुश्किल के अपना पहला $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया था। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और कंपनी के मालिक और अपने दोस्त अर्नव को यह खुशखबरी देने के लिए कॉल किया। सारा, क्या हुआ? फोन के दूसरी तरफ से अर्नव ने पूछा। तो क्या अब मैं तुम्हें सिर्फ बात करने के लिए फोन नहीं कर सकती? सारा ने अर्नव को छेड़ा। जब मैंने पहले ऐसा किया था तो तुमने कहा था कि काम के घंटों में मुझे फोन मत किया करो, इसीलिए मैं सोच रहा था कि आज ऐसा क्या हो गया कि तुमने मुझे फोन कर दिया। मैंने तुम्हें सुरक्षा गठबंधन के साथ हमारी डील के बारे में बताने के लिए फोन किया है। सारा सीधे मुद्दे पर आ गई क्योंकि ये उसके काम का समय था। वे मान गए? हाँ, वे मान गए, सारा ने अपनी खुशी छिपाए बिना जवाब दिया। ये तो बहुत जल्दी हो गया। लगता है वे काफी बेताब हैं, है ना? हाँ, ऐसा ही लगता है क्योंकि उन्हें फैसला लेने में सिर्फ 3 दिन लगे। शायद हम सही समय पर उनके लिए समाधान लेकर पहुंचे। सारा अर्नव के अंदाजे से सहमत हुई। तो तुम एग्रीमेंट साइन करने के लिए कब आने का प्लान कर रहे हो? सारा ने अर्नव से पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? सीईओ तुम हो ना, तुम्हें वहां मेरी क्या जरूरत है? उसकी आवाज में हैरानी साफ सुनाई दे रही थी। तुम साइनिंग सेरेमनी में शामिल नहीं होना चाहते? क्या ये तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी नहीं है जितना मेरे लिए है? सारा ने पूछा। उसे उम्मीद थी कि वो तुरंत हाँ कह देगा। अभी मैं एक जरूरी काम में लगा हूं, लेकिन अगर साइनिंग अगले हफ्ते है तो मैं आने की कोशिश कर सकता हूं। तो साइनिंग का दिन कब है? मैं इसे अगले हफ्ते गुरुवार के लिए तय कर देती हूं। पक्का आना, ठीक है? मैं पक्का वहां होऊंगा। मिलते हैं, अर्नव ने सहमति दी और फोन रख दिया। मिलते हैं, सारा ने जवाब दिया और कॉल काट दी। फिर उसने अपनी सेक्रेटरी को फोन करके एग्रीमेंट साइनिंग का दिन अगले गुरुवार को तय करने के निर्देश दिए और वापस अपने काम में लग गई। उसी समय अर्नव के फोन पर, रश्मि, मेरे पास वो है जो तुम्हें चाहिए। तुम अपना वादा निभाओगे, है ना? अर्नव, चिंता मत करो, अगर तुम अपना वादा निभाओगी तो मैं भी अपना निभाऊंगा। रश्मि, मैं तुम्हें फुटेज भेज रही हूं। अर्नव, ठीक है। रश्मि, वीडियो 1.mp का लिंक, 4 साइज 45 MB। अर्नव, मुझे इसे देखने दो। 3 मिनट बाद, रश्मि, देख लिया? अर्नव, ये क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा था कि मुझे उसे फंसाने के लिए सबूत चाहिए, ये नहीं कहा था कि तुम अपनी जान जोखिम में डालो। रश्मि, तुमने कहा था कि जितना अच्छा सबूत होगा पेमेंट उतनी ही बेहतर होगी। अर्नव, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, तुमने उसे ऐसा करने क्यों दिया? रश्मि, अगर मुझे उसे छोड़ना है तो मुझे उन पैसों की जरूरत थी। अर्नव, खैर, जब तक मैं ना कहूं इस फुटेज को अपने पास रखना। रश्मि, ठीक है, तो तुम मुझे पैसे कब भेजोगे? अर्नव, अगर मैं अभी भेजता हूं तो इसे साजिश के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए मैं अभी थोड़ी रकम भेजूंगा और बाकी केस के बाद। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा अकाउंट है जो तुम्हारे नाम पर नहीं है तो मैं उस अकाउंट में पूरा पेमेंट भेज सकता हूं। रश्मि, पेपाल कैसा रहेगा? अगर मैं किसी और का फोन नंबर इस्तेमाल करूं तो? अर्नव, ठीक है, मुझे ईमेल भेजो ताकि मैं तुम्हें पेमेंट ट्रांसफर कर सकूं। रश्मि राजपार @email.com। अर्नव, ठीक है, मैं भेजता हूं। अर्नव ने अपने बैंक अकाउंट से अपने पेपाल अकाउंट में 12 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। फिर उसने उसका आधा यानी 6 करोड़ रुपए पहली पेमेंट के तौर पर भेज दिए। बाकी के पैसे वो रश्मि का काम खत्म होने के बाद भेजने वाला था। अर्नव, मैंने आधा भेज दिया है, तुम्हें मिला? रश्मि, हाँ, शुक्रिया। अर्नव, बाकी का पेमेंट हमारा एग्रीमेंट पूरा होने पर भेजा जाएगा। अभी के लिए अस्पताल जाकर डॉक्टर की रिपोर्ट बनवा लो, इसे हमले के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। रश्मि, मैंने वो कल ही करवा लिया था। अर्नव, ठीक है फिर। इसके साथ ही अर्नव और रश्मि प्रोफेसर की सेक्रेटरी के बीच की बातचीत खत्म हो गई। ये प्लान तब शुरू हुआ था जब अर्नव प्रोफेसर को कानून के जरिए सजा देना चाहता था, लेकिन अगर वो अपने सबूतों का इस्तेमाल करता तो ये कहा जा सकता था कि ये चोरी की गई जानकारी है और इसे अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस सब की शुरुआत के लिए किसी को उस पर केस करना था। कुछ मिनट सोचने के बाद उसे प्रोफेसर के साथ अफेयर में शामिल सेक्रेटरी याद आई। उसने रश्मि से संपर्क किया और उसे बताया कि प्रोफेसर का करियर खत्म होने वाला है। जब उसने विश्वास नहीं किया तो अर्नव ने उसे कुछ ऐसे सबूत भेजे जो जल्द ही पब्लिक होने वाले थे। उसे समझाने के बाद अर्नव ने उसे एक रास्ता सुझाया। वो जानता था कि रश्मि प्रोफेसर के साथ प्यार की वजह से नहीं बल्कि उसके पैसे की वजह से थी। अर्नव ने उसे वादा किया कि वो प्रोफेसर को फंसाने के लिए जो भी सबूत देगी उसके आधार पर वो उसे पेमेंट करेगा, जिसकी न्यूनतम रकम 80 लाख रुपए होगी। जब उसने ये वादा किया था तो उसे ये उम्मीद नहीं थी कि रश्मि खुद को ही सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर लेगी।
कुछ मिनटों तक बुरा महसूस करने के बाद उसने खुद को याद दिलाया कि ये चुनाव रश्मि ने खुद किया था। इससे उसका अपराध बोध थोड़ा कम हुआ। यही एक कारण था कि उसने अपना बचा खुचा अपराध बोध खत्म करने के लिए उसे कुल 12 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे लगा कि वो इसे एक तीर से 3 शिकार करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो रश्मि से प्रोफेसर पर बलात्कार का केस करवाएगा, जिससे प्रोफेसर भावनात्मक रूप से टूट जाएगा। चूंकि वीडियो सबूत में रश्मि उसे रुकने के लिए भीख मांगती दिख रही है, प्रोफेसर का जेल जाना तय था या फिर उसे रश्मि को एक भारी मुआवजा देना पड़ेगा। जब ये सब हो जाएगा तो वो रश्मि को बाकी के पैसे दे देगा और आखिरकार अपने गुस्से को शांत कर पाएगा। अगले दिन यूनिवर्सिटी में होटल में शिफ्ट होने के एक दिन बाद आखिरकार प्रोफेसर राठौर ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया। अब वो अपने पढ़ाने के काम को गंभीरता से लेने लगा था, क्योंकि अब यही उसके पैसे कमाने का एकमात्र जरिया था, चाहे वो अमीर स्टूडेंट्स के माँ बाप से रिश्वत के जरिए हो या फिर अपनी सैलरी से। जब वो यूनिवर्सिटी लौटा तो उसे बताया गया कि रश्मि ने बीमारी की छुट्टी ले ली है और लगभग 1 हफ्ते तक नहीं आएगी। ये सुनकर उसे याद आया कि उसने रश्मि को किस हालत में छोड़ा था। वो समझ गया कि इसकी वजह वही है, लेकिन अफसोस महसूस करने के बजाय उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ। उसे एक महान प्रेमी होने पर क्यों अफसोस होना चाहिए? इसके विपरीत उसे खुद पर गर्व था। उसकी खुशफहमी ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उसने रश्मि के साथ इतना जबरदस्त वक्त गुजारा कि उसे बीमारी की छुट्टी लेनी पड़ गई। तो इस हफ्ते के लिए उसकी सेक्रेटरी की जगह उसकी क्लास से चुना गया एक स्टूडेंट वॉलंटियर काम करेगा। अगले हफ्ते सोमवार का दिन प्रोफेसर राठौर यूनिवर्सिटी जाने के लिए होटल से निकला। उसका लेक्चर 2 घंटे बाद था, इसलिए वो अपने सामान्य समय से थोड़ा जल्दी निकल गया था। क्लास के अंदर निष्कर्ष ये है कि प्रोसेसर्स आधुनिक कंप्यूटिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वे विभिन्न कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए कई अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। इसके साथ ही राठौर ने अपना लेक्चर पूरा किया, लेकिन जैसे ही वो स्टूडेंट्स को कुछ होमवर्क देने वाला था, कमरे में मौजूद सभी के फोन पर एक साथ एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। क्लास में बैठे स्टूडेंट्स अपने फोन देखने लगे। आमतौर पर ऐसा करने पर उन्हें डांट पड़ती, लेकिन इस बार प्रोफेसर खुद भी वही कर रहा था। वो भी उत्सुक था कि ऐसा कौन सा मैसेज था जो पूरी क्लास को एक साथ मिला था। उसे ये नहीं पता था कि ये मैसेज यूनिवर्सिटी से किसी भी तरह का संबंध रखने वाले हर स्टूडेंट, टीचर और कर्मचारी को ठीक उसी समय मिला था। उसने मैसेज खोला। ये यूनिवर्सिटी के न्यूज बुलेटिन से आया एक आर्टिकल था। सिंघानिया यूनिवर्सिटी में अकादमिक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश, प्रोफेसर पर रिश्वत लेकर अच्छे ग्रेड देने का आरोप। हाल ही में लीक हुए दस्तावेजों ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी मुंबई के एक प्रमुख कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोफेसर विक्रमादित्य सिंह राठौर से जुड़े अकादमिक भ्रष्टाचार के एक परेशान करने वाले मामले का खुलासा किया है। आरोप है कि उन्होंने स्टूडेंट्स को अच्छे ग्रेड देने के बदले में रिश्वत स्वीकार की। दस्तावेज, जिन्हें निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है, प्रोफेसर राठौर और स्टूडेंट्स या उनके माता पिता के बीच हुए पैसों के लेन देन का सबूत देते हैं। इन भुगतानों के बदले में अच्छे अकादमिक परिणाम दिए गए, जिसमें उन छात्रों को अच्छे ग्रेड देना शामिल है जो शायद इसके हकदार नहीं थे। इस तरह का अकादमिक भ्रष्टाचार न केवल अनैतिक है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। जिन छात्रों ने रिश्वत देकर अच्छे ग्रेड हासिल किए हैं, वे उन अवसरों के लिए योग्य नहीं हो सकते हैं जो उन्हें दिए गए हैं, जिससे योग्य छात्र उन अवसरों से वंचित हो सकते हैं। ये संस्थान की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे जनता का विश्वास कमजोर होता है और अकादमिक डिग्रियों का मूल्य घटता है। निष्कर्ष में लीक हुए दस्तावेज अकादमिक अखंडता बनाए रखने के लिए पूरी तरह से जांच करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हैं। हमें अकादमिक डिग्रियों के मूल्य को बनाए रखने और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए सभी अकादमिक प्रयासों में नैतिक आचरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए लिंक। जैसे ही उसने आर्टिकल पढ़ा और उसमें मुख्य किरदार के रूप में अपना नाम देखा, उसका दिल बैठ गया और धड़कन लगभग रुक गई। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और बिजली की तेजी से क्लासरूम से अपने ऑफिस की ओर भागा। ऑफिस पहुंचकर उसने आर्टिकल को पढ़ना जारी रखा। उसे पूरा पढ़ने के बाद उसने सबूत देखने के लिए लिंक पर क्लिक किया। जैसे ही उसने साइट खोली, माता पिता से लिया गया एक एक पैसा वहां सूचीबद्ध था, जिसमें बैंक ट्रांसफर, सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें, उनकी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग और टेक्स्ट मैसेज जैसे तथ्यात्मक सबूत मौजूद थे। कुछ मामलों में सिर्फ एक आरोप के लिए ये सारे सबूत शामिल किए गए थे। जब वो आधी लिस्ट तक पहुंचा तो वो समझ गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है। उसने जल्दबाजी में ऑफिस में अपना सामान पैक किया और तुरंत कैंपस छोड़कर होटल की ओर निकल पड़ा। लगातार आ रहे मैसेज और फोन कॉल से उसका फोन लगभग ज्यादा गर्म हो गया था। लोग उससे बात करके ये जानना चाहते थे कि ये सच है या नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग पहले ही मान चुके थे कि ये सच है। फोन कॉल्स को काट कर थकने के बाद उसने फोन बंद कर दिया और ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया, कहीं ऐसा न हो कि कोई दुर्घटना करके वो खुद को ही मार डाले। दूसरी तरफ रीना सिंघानिया भी उन लोगों में से थी जिन्हें ये नोटिफिकेशन मिला था, क्योंकि उसने अपने पूर्व पति की पिछली थीसिस प्रेजेंटेशन को स्पॉन्सर करने के लिए यूनिवर्सिटी को कुछ पैसे डोनेट किए थे।
जब उसने पूरा आर्टिकल पढ़ा और सबूतों वाली वेबसाइट देखी तो वो समझ गई कि राठौर को कम से कम सस्पेंशन या नौकरी से निकाला जाएगा और ज्यादा से ज्यादा उसकी अकादमिक डिग्रियां रद्द कर दी जाएंगी। लगता है ये उसी व्यक्ति का काम है जिसने मुझे उसके अफेयर के बारे में ईमेल भेजा था, उसने दस्तावेजों को बार बार पढ़ते हुए कहा। तुमने किससे पंगा ले लिया विक्रम? रीना ने पिछले हफ्ते मिले उस ईमेल को दोबारा खोलते हुए खुद से पूछा। उसने भेजने वाले का ईमेल एड्रेस कॉपी किया और उसे अपने पर्सनल जासूस को भेज दिया। उसने जासूस से कहा कि वो इस ईमेल के भेजने वाले का पता लगाए। जासूस से पुष्टि मिलने के बाद वो वापस अपने काम में लग गई। उसे अब राठौर की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वो पिछले हफ्ते ही उससे तलाक ले चुकी थी। लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि कोई बहुत शक्तिशाली इंसान राठौर के पीछे पड़ा है और उसे उस अनजान व्यक्ति से मदद मिली थी जिसका कर्ज शायद उसे भविष्य में चुकाना पड़े। अर्नव का ठिकाना। अर्नव पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए था और ये सुनिश्चित कर रहा था कि आर्टिकल को हटाया न जाए, जो काफी आसान था। उसे बस उन लोगों का एक्सेस हटाना था जो यूनिवर्सिटी के न्यूज बुलेटिन को कंट्रोल करते थे। एक और चीज जो उसे व्यस्त रखे हुए थी वो ये सुनिश्चित करना था कि जिस लिंक पर सबूत थे उसका सर्वर भारी ट्रैफिक के कारण क्रैश न हो जाए। उसे उम्मीद थी कि ये लेख न्यूज चैनलों का भी ध्यान खींचेगा, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उन तक पहुंचने और ब्रेकिंग न्यूज के रूप में उनके चैनलों पर दिखाई देने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। ब्रेकिंग न्यूज। सिंघानिया यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग में रिश्वत कांड से हड़कंप। ब्रेकिंग न्यूज। देश के टॉप इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर पर भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप। ब्रेकिंग न्यूज। लीक हुए दस्तावेजों से सिंघानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के काले कारनामों का पर्दाफाश। ब्रेकिंग न्यूज। सिंघानिया यूनिवर्सिटी रिश्वत कांड पर अकादमिक जगत में आक्रोश। ब्रेकिंग न्यूज। अच्छे ग्रेड के बदले रिश्वत लेने के आरोप में सिंघानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की जांच शुरू। ब्रेकिंग न्यूज। अकादमिक अखंडता पर बड़ा सवाल, सिंघानिया यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार का खुलासा। ये कुछ प्रमुख न्यूज चैनलों की सुर्खियां थीं। मैंने इस चेन रिएक्शन का अंदाजा नहीं लगाया था, उसने अपना माथा पीटते हुए कहा। होटल के कमरे में। राठौर अपने होटल के कमरे में बैठा था, उसके हाथ में टीवी का रिमोट था। वो एक के बाद एक चैनल बदल रहा था, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ उसी की बातें हो रही थीं, जिसे देखकर उसके चेहरे पर खौफ छा गया। वे उसकी तस्वीर दिखा रहे थे और सभी चैनल उसकी पूरी जिंदगी का इतिहास बता रहे थे। लेकिन इस तनाव के बीच उसने न्यूज रिपोर्टों में एक अजीब बात देखी। हालांकि वे सब उसके बारे में एक प्रोफेसर के रूप में उसके जीवन और हर दूसरी चीज के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्होंने न तो चौहान परिवार से उसके खून के रिश्ते का जिक्र किया और न ही सिंघानिया परिवार की सदस्य से उसकी पूर्व शादी का। तभी उसे एहसास हुआ कि वे उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाले हैं, बल्कि वे बस उससे अपने सारे संबंध मिटा देंगे। लेकिन जैसे ही वो ये सोचने लगा कि इस नुकसान को कैसे कम किया जाए, उसके फोन पर एक अलग आवाज के साथ एक नोटिफिकेशन आया। ये अलग आवाज इसलिए आई क्योंकि उसने अपने जरूरी कॉन्टैक्ट्स के लिए एक अलग टोन सेट कर रखी थी। जब उसने फोन खोला तो उसे यूनिवर्सिटी से एक ईमेल मिला। विषय: जांच लंबित रहने तक बिना वेतन के निलंबन की सूचना। प्रिय प्रोफेसर राठौर, मैं आपको ये सूचित करने के लिए लिख रहा हूं कि आपको तत्काल प्रभाव से सिंघानिया यूनिवर्सिटी में अकादमिक भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच लंबित रहने तक बिना वेतन के निलंबित किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे, हाल ही में लीक हुए दस्तावेज सामने आए हैं जो आपके और छात्रों या उनके माता पिता के बीच अच्छे अकादमिक परिणामों के बदले में वित्तीय लेन देन का विवरण देते हैं। यूनिवर्सिटी इन आरोपों को बहुत गंभीरता से लेती है और अकादमिक अखंडता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस प्रकार हमने इन आरोपों की पूरी तरह से जांच के लिए एक अकादमिक अनुशासनात्मक समिति का गठन किया है। इस दौरान आपको यूनिवर्सिटी में अपने कर्तव्यों से निलंबित किया जाएगा और आपको कोई वेतन नहीं मिलेगा। हम समझते हैं कि ये आपके लिए एक मुश्किल समय हो सकता है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जांच निष्पक्ष रूप से की जाएगी। हम आपसे समिति के साथ पूरा सहयोग करने का आग्रह करते हैं। कृपया ध्यान दें कि जांच के परिणाम के आधार पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। साभार, अकादमिक अनुशासनात्मक समिति, सिंघानिया यूनिवर्सिटी, मुंबई। जैसे ही उसने ईमेल पढ़ना खत्म किया, वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, धत तेरी की। उसकी चीख ने पड़ोस के कमरों में रह रहे लोगों को चौंका दिया और गलियारे से किसी की जवाबी आवाज आई, अबे चुप हो जा, होटल तेरे बाप का है क्या गधे। गलियारे से एक आदमी चिल्लाया जो राठौर की चीख से डरकर लगभग बेहोश ही हो गया था। बुधवार, तीसरे दिन राठौर को एक ईमेल मिला जिसमें यूनिवर्सिटी ने अपनी 2 दिनों की गहन जांच के बाद लिए गए फैसले के बारे में बताया था। ये उसके लिए एक बड़ा झटका था। उसे उम्मीद थी कि जांच में 1 महीने से ज्यादा का समय लगेगा और तब तक वो लोगों की नजरों से ओझल हो चुका होगा। उसे लगा था कि यूनिवर्सिटी ज्यादा से ज्यादा उसे नौकरी से निकाल देगी, लेकिन जो फैसला आया वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा क्रूर था और ये सिर्फ 2 दिनों में आ गया था। विषय: रोजगार की समाप्ति और अकादमिक डिग्री को रद्द करने के संबंध में। प्रिय प्रोफेसर राठौर, मुझे आपको यह सूचित करते हुए खेद है कि आपके खिलाफ अकादमिक भ्रष्टाचार के आरोपों की गहन जांच करने के बाद अकादमिक अनुशासनात्मक समिति ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी, मुंबई में आपकी नौकरी को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है।
हम अकादमिक अखंडता को बहुत गंभीरता से लेते हैं और जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए सबूत अकाट्य और दोष सिद्धि करने वाले थे। समिति ने पाया कि आपने रिश्वत स्वीकार करके और रिसर्च फंड में गबन करके अकादमिक ईमानदारी और नैतिक आचरण के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हमारे संस्थान में इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाता है। इसके अलावा हमने आपकी अकादमिक डिग्री को रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, क्योंकि ये अनिवार्य है कि हम अकादमिक अखंडता और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। इस संबंध में निर्णय हो जाने पर हम आपको सूचित करेंगे। कृपया ध्यान दें कि आपकी नौकरी की समाप्ति और आपकी अकादमिक डिग्री को रद्द करना दोनों ही अंतिम निर्णय हैं और इसमें अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। हम जल्द ही आपसे यूनिवर्सिटी से आपके जाने की प्रक्रियाओं के संबंध में संपर्क करेंगे। हम आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। साभार, अकादमिक अनुशासनात्मक समिति, सिंघानिया यूनिवर्सिटी, मुंबई। जो बात राठौर नहीं जानता था वो ये थी कि जिन छात्रों के ग्रेड बढ़ाए गए थे उनके परिवार बहुत प्रभावशाली थे। उन्होंने सारा दोष राठौर पर डालकर मामले को दबाने का फैसला किया था और इसके बदले में यूनिवर्सिटी को उनसे भारी डोनेशन मिलने वाला था। इसका मतलब ये नहीं था कि उन छात्रों को सजा नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें जो सजा मिलेगी वो उस सजा के मुकाबले कुछ भी नहीं थी जो उन्हें सामान्य रूप से मिलती। सारा दोष उस पर मढ़ दिए जाने के कारण यूनिवर्सिटी ने उसकी अकादमिक डिग्री रद्द करने का फैसला किया। इसका मतलब था कि वो अब भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा पाएगा और व्यावहारिक रूप से उसके पैसे कमाने के रास्ते बंद हो गए थे। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो वो अपने बिस्तर पर गिर पड़ा और अपने भविष्य के बारे में सोच सोचकर मिले तनाव के कारण सदमे से बेहोश हो गया। दूसरी तरफ अर्नव, चूंकि अर्नव ने राठौर का अकाउंट डुप्लीकेट कर रखा था, इसलिए जब उसे भी वो ईमेल मिला तो उसे यूनिवर्सिटी के फैसले के बारे में पता चला। उसकी नौकरी जाने और डिग्री रद्द होने की खबर पढ़कर उसके दिल में यूनिवर्सिटी से निकाले जाने के बाद से जो गांठ पड़ी थी वो आखिरकार खुल गई थी। अब वो बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से अपने भविष्य के प्लान्स पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। आप शायद पूछें कि रश्मि के यौन उत्पीड़न वाले केस का क्या हुआ। अर्नव उसे पहले ही आधे पैसे दे चुका था तो उसने उस सबूत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। खैर, जैसा कि कहते हैं, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, ये कहावत अर्नव ने सुनी थी। वो उस सबूत को भविष्य के लिए बचा रहा था इस मामले में कि अगर प्रोफेसर कभी वापसी करे और बदला लेने आए। अर्नव ने रश्मि को बकाया पैसे भी भेज दिए और उसे किसी भी समय राठौर पर केस करने के लिए तैयार रहने को कहा। और अब जब वो बिना किसी भटकाव के अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता था तो उसने आखिरकार अपने अगले प्रोजेक्ट का फैसला कर लिया। उसने एक ऑपरेटिंग सिस्टम OS बनाने का निश्चय किया। उसने OS बनाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसे सिस्टम में एक अनलिमिटेड मनी ग्लिच का पता चल गया था। ये ऐसे काम करता था, जब भी कोई व्यक्ति सिस्टम के ज्ञान का उपयोग करके बनाई गई किसी चीज का उपयोग करता तो सिस्टम उसे कम से कम 1 SP सिस्टम पॉइंट का इनाम देता था। इसका मतलब था कि अगर वो कुछ ऐसा बनाता जिसे बहुत सारे लोग इस्तेमाल करेंगे तो जब भी कोई उस प्रोडक्ट को डाउनलोड और इस्तेमाल करेगा तो उसे कम से कम 1 SP मिलेगा। लेकिन OS ही क्यों? कोई सोशल मीडिया साइट या कुछ और क्यों नहीं? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एक ऐसी जमीन चाहिए थी जहां वो लगातार नए पौधे लगा सकता था। अगर उसका OS बाजार में एक बड़ा नाम बन जाता है और उसके लाखों या अरबों यूजर्स हो जाते हैं तो वो नए प्रोडक्ट्स या एप्स बना सकता है जो बाजार तक पहुंचने के लिए उसके OS को एक रास्ते के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी OS का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका ऐप स्टोर होता है। जब भी उसे और SP की जरूरत होगी वो बस एक ऐप जारी करेगा और OS का उपयोग करके उसकी मार्केटिंग करके लोगों के डाउनलोड करने से ही लाखों SP मुफ्त में कमा सकता था। लेकिन इन सब पर वो कंपनी में मीटिंग अटेंड करने के बाद ध्यान देने वाला था। गुरुवार, अगली सुबह अर्नव जब उठा तो काफी तरोताजा महसूस कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था, जिससे उसे एक अच्छी नींद आई थी। वो बिस्तर से उठा और बाथरूम में गया। फिर उसने अपने डेली क्वेस्ट की तैयारी के लिए स्पोर्ट्स के कपड़े पहने और अपने पड़ोस के पार्क की ओर निकल पड़ा। डेली क्वेस्ट पूरा करने के बाद वो घर लौटा और एक लंबे और ताजगी भरे शॉवर के लिए बाथरूम में चला गया। नाश्ता करने के बाद वो गैराज में गया और एक कार निकाली, फिर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। जेल में टेक्नोलॉजीज हेडक्वार्टर, गुरुग्राम। अर्नव लगभग 30 मिनट बाद ऑफिस पहुंचा और अंडरग्राउंड पार्किंग से बिल्डिंग में दाखिल हुआ। जब वो अपनी कार से निकला तो उसने देखा कि सारा लिफ्ट को रोके हुए उसका इंतजार कर रही थी ताकि वे एक साथ ऊपर जा सकें। क्या तुम ज्यादा देर से इंतजार कर रही हो? उसने अपने कपड़े ठीक करते हुए और लिफ्ट में घुसते हुए पूछा। ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट से, उसने अर्नव के लिफ्ट में आने के बाद अपने फ्लोर का बटन दबाते हुए जवाब दिया। तो वे लोग कब पहुंच रहे हैं? उसने पूछा। लगभग 45 मिनट में, सारा ने अपनी घड़ी देखते हुए जवाब दिया। वे छोटी मोटी बातें करते हुए अपने सफर पर आगे बढ़े जब तक कि वे सारा के ऑफिस नहीं पहुंच गए। ऑफिस में घुसने के बाद वे सुरक्षा गठबंधन के प्रतिनिधियों के आने का इंतजार करते हुए कंपनी के कामकाज के बारे में बात करने लगे। सर्वर फार्म कब तक पूरा हो जाएगा? उसने पूछा, क्योंकि उसे OS का पूरा डेवलपमेंट शुरू करने के लिए इसकी जरूरत थी। प्रोजेक्ट मैनेजर की पिछली रिपोर्ट के अनुसार सर्वर को चालू होने में लगभग 1 महीना लगेगा।
फिलहाल वे सर्वर को असेंबल कर रहे हैं, उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं और कूलिंग सिस्टम की जांच कर रहे हैं। बहुत अच्छा, अर्नव ने सिर हिलाया। बगज़ैपर की सब्सक्रिप्शन सर्विस के लिए रोल आउट की तैयारी कैसी है? उसने पूछा। तुम रिपोर्ट्स नहीं पढ़ते हो, है ना? सारा ने अर्नव की ओर देखते हुए पूछा। मैं किसी चीज पर ध्यान दे रहा था, लेकिन अब जब मैंने उसे संभाल लिया है तो मैं इस पर ध्यान देना शुरू करूंगा, उसने नजरें चुराते हुए एक बहाना दिया। खैर, हमने अमेज़न के साथ उनकी वेब सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और हमने प्रोग्राम को उनके सर्वर पर अपलोड भी कर दिया है। ये लगभग 1 हफ्ते की टेस्टिंग के बाद रिलीज के लिए तैयार है, सारा ने जवाब दिया। लेकिन चूंकि हमारा सुरक्षा गठबंधन के साथ एग्रीमेंट है कि हम उन्हें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसे लागू करने के लिए 1 महीने का बफर पीरियड देंगे, इसलिए हमें अपनी रिलीज को अक्टूबर तक टालना होगा। रोल आउट के बाद कितना ट्रैफिक आने की उम्मीद है और एडवर्टाइजमेंट का प्लान कैसा चल रहा है? हमारी मार्केटिंग टीम के विश्लेषण के अनुसार हमें अपना मार्केटिंग सिर्फ डेवलपर्स पर केंद्रित करना है, इसलिए उनके अनुमान के अनुसार अगर हम रिलीज से पहले और उसके दौरान लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और सिक्योरिटी कम्युनिटी के कुछ इन्फ्लुएंसर्स को जल्दी एक्सेस देते हैं तो हमें पहले महीने में लगभग 400 करोड़ रुपए की कमाई करनी चाहिए। जैसे ही वो और सवाल पूछने वाला था, सारा की सेक्रेटरी ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आकर कहा, रिसेप्शन ने सूचित किया है कि प्रतिनिधि आ चुके हैं और वे लिफ्ट से यहीं आ रहे हैं। वे आखिरकार आ ही गए। अर्नव ने कुर्सी से उठकर उनका स्वागत करने के लिए लिफ्ट की ओर बढ़ते हुए कहा। हाँ, आखिरकार, सारा ने भी हामी भरी और उसके पीछे चल दी। जैसे ही GAA टेक्नोलॉजी की CEO सारा कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठी, अर्नव भी उनके बगल में बैठ गया। उसे देखकर सुरक्षा गठबंधन के मुख्य प्रतिनिधि ने सिर हिलाकर उसका अभिवादन किया। वे जानते थे कि वो कौन है, क्योंकि बातचीत के दौरान गठबंधन के सदस्य देशों ने उन्हें कंपनी के बारे में पूरी जानकारी दी थी। अर्नव ने भी उसी तरह सिर हिलाकर अभिवादन का जवाब दिया। उसे इस बात की कोई हैरानी नहीं हुई कि वे उसे जानते थे। उसे पहले से ही उम्मीद थी कि वे उसकी कंपनी और उसके मालिक के बारे में पूरी छानबीन करेंगे। सारा इस ऐतिहासिक पल के वजन को महसूस कर सकती थी। उसके सामने सुरक्षा गठबंधन के प्रतिनिधि बैठे थे, जो उस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थे जो उनकी साझेदारी को शुरू करेगा। हफ्तों की बातचीत और शर्तों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद आखिरकार दोनों पक्ष इसे आधिकारिक बनाने के लिए तैयार थे। सारा जानती थी कि यह साझेदारी कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि ये GAA टेक्नोलॉजी के इनोवेटिव सॉल्यूशंस को दुनिया भर में पहचान और वैधता दिलाएगी। गर्व और उत्साह की भावना के साथ उसने एक गहरी सांस ली और अपना पेन उठाया, कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार। जैसे ही सारा ने समझौते पर अपना नाम लिखा, उसे एक गहरी राहत महसूस हुई। सुरक्षा गठबंधन के साथ ये साझेदारी GAA टेक्नोलॉजी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था और वो जानती थी कि ये कंपनी को सफलता के नए स्तरों पर ले जाने में मदद करेगा। चूंकि वे पहले ही एक समझौते पर पहुंच चुके थे, इसलिए अब इसे गुप्त रखने की कोई जरूरत नहीं थी। जब प्रोग्राम को सार्वजनिक उपयोग के लिए जारी किया जाएगा तो किसी भी तरह की अफरा-तफरी को रोकने के लिए गठबंधन को इस साझेदारी की घोषणा करनी ही पड़ेगी। सारा इस बात से खास तौर पर खुश थी, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक मुफ्त विज्ञापन का काम करेगा जिससे उनके लाखों रुपए बचेंगे। उसने नजरें उठाईं और गठबंधन के प्रतिनिधि की आंखों में देखा, जिन्होंने मुस्कुराकर बधाई देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। सारा ने हाथ मिलाया, इस साझेदारी को हकीकत बनाने पर गर्व की एक लहर महसूस करते हुए। सारा के साथ संक्षिप्त हाथ मिलाने के बाद प्रतिनिधि ने अपना हाथ अर्नव की ओर भी बढ़ाया, जिसने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया, क्योंकि अब वो एक अरबपति बन चुका था। मजाक तो तेरे साथ हुआ राठौर, उसने मन ही मन सोचा और प्रतिनिधियों से बात करते हुए और उन्हें बिल्डिंग की लिफ्ट तक छोड़ते हुए एक पागलों की तरह मुस्कुराता रहा। उन्हें विदा करने के तुरंत बाद उसने लगभग 1 घंटा सारा के साथ कंपनी के कामकाज के बारे में बात करते हुए बिताया। फिर वो अपने अगले प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट शुरू करने के लिए घर चला गया। आधे घंटे बाद वो घर पहुंचा। वहां कोई नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता बाहर थे और रोहन स्कूल में था, इसलिए वो सीधे अपने वर्करूम में गया। प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए वो बेहद उत्साहित था। GAA OS के साथ अर्नव का लक्ष्य एक क्रांतिकारी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था, जो लोगों के टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल देगा। ये लोगों को इसका उपयोग शुरू करने के लिए मनाने का एक तरीका होगा, जिससे वो बड़ी मात्रा में SP कमाएगा। उस दौर में हालांकि कुछ अच्छे OS मौजूद थे, लेकिन वे अलग अलग प्लेटफॉर्म और अलग अलग डिवाइसों के लिए बटे हुए थे। कंप्यूटर OS बाजार पर लगभग पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 8 का एकाधिकार था। थोड़ा बहुत हिस्सा मैक OS X माउंटेन लायन का था और बाकी बाजार लिनक्स OS के विभिन्न प्रकारों का उपयोग करता था। स्मार्टफोन बाजार में भी 2 कंपनियों का एकाधिकार था, एप्पल का iOS 6 और गूगल का ओपन सोर्स एंड्रॉयड 4.2 जेली बीन। ऑपरेटिंग सिस्टम में इस अंतर के कारण ऐप डेवलपमेंट बाजार को अपने संसाधनों को विभाजित करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, ताकि वे हर उस OS के लिए ऐप बना सकें जिस पर वे चाहते थे कि उनका प्रोग्राम चले। इसका मतलब था एक ही प्रोग्राम को एंड्रॉयड, iOS, विंडोज और लिनक्स के उपयोग के लिए 3-4 अलग अलग प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखना पड़ता था, जिससे ऐप बनाने की लागत भी बढ़ जाती थी। यही वो बाजार था जिसमें वो अपने गाइया OS का उपयोग करके सेंध लगाना चाहता था।
और ओएस को सभी पर्सनल डिवाइसों पर इस्तेमाल करने लायक बनाकर, किसी भी प्रोग्राम को चलाने में सक्षम बनाकर, चाहे वो किसी भी भाषा में लिखा गया हो, और उसे कुशल और आकर्षक बनाकर उसके पास 4 अरब से ज्यादा पर्सनल डिवाइसों का बाजार होगा। कमरे में घुसने के बाद उसने अपना काम शुरू करने के लिए अपना वर्कबेंच चालू किया। चूंकि उसका सपनों का ओएस मौजूदा टेक्नोलॉजी से बनाना मुश्किल होगा, इसलिए उसे अपने सपने को साकार करने के लिए दुकान से कुछ टेक्नोलॉजी खरीदने की जरूरत थी। उसने कल रात ही सिस्टम से अपनी जरूरत की चीजें खरीद ली थीं। कल से पहले उसके पास 2,75,000 से ज्यादा एसपी थे। कल उसने खरीदा AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वर्ष 2096 में 2 पैरों वाले इंसानों द्वारा उठाया गया एक छोटा सा कदम। कीमत 2,25,000 एसपी। सिस्टम ने AGI को सिर्फ एक छोटा सा कदम माना। हालांकि सिस्टम इसे एक छोटी सी चीज मानता था, लेकिन उसकी मौजूदा दुनिया अभी भी टास्क ओरिएंटेड मशीन लर्निंग के स्तर पर थी। लेकिन AGI लगभग उन सभी चीजों में असाधारण होने में सक्षम है जिनके डेटा तक वो पहुंच सकता है और जिनसे वो सीख सकता है। अर्नव ने फुल AGI खरीद तो लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो इसे पूरी तरह से OS में डालने जा रहा था। ऐसा करने पर उसे सामान्य कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर चलाना असंभव हो जाता। इसलिए उसने इसे टुकड़ों में बांटने और अपनी जरूरत की चीजों को चुनने का फैसला किया। ये वो चीजें हैं जो वो अपने OS में चाहता था। 1. डिवाइस कंपैटिबिलिटी। डिवाइस कंपैटिबिलिटी, वो चाहता था कि GAOS बाजार में उपलब्ध किसी भी पर्सनल डिवाइस पर इस्तेमाल किया जा सके, चाहे वो फोन हो, कंप्यूटर हो, टैबलेट हो या कोई और पर्सनल डिवाइस। 2. एडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी, ये सुविधा OS को सस्ते फोन से लेकर महंगे स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य डिवाइसों पर बिना किसी रुकावट के काम करने में सक्षम बनाएगी। इसका उद्देश्य OS को प्रत्येक प्रकार के डिवाइस की ताकत और कमजोरियों के आधार पर खुद को ऑप्टिमाइज करना है, जिससे ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली और कुशल बन सके। सस्ते फोन के लिए, सस्ते फोन अपने कमजोर प्रोसेसर और सीमित मेमोरी के लिए जाने जाते हैं। इन कमजोरियों से निपटने के लिए जेल में अपनी भूमिका और न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करने के लिए ऑप्टिमाइज किया जाएगा। इससे कम बजट वाले डिवाइसों पर भी बैटरी लाइफ लंबी होगी और परफॉर्मेंस बेहतर होगी। महंगे डिवाइस के लिए, इन डिवाइसों के लिए OS बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को प्राथमिकता देगा, बैटरी की खपत को कम करने के लिए कुशल एल्गोरिदम का उपयोग करेगा। साथ ही OS तेज और स्मूथ परफॉर्मेंस प्रदान करने के लिए GPU और अन्य हार्डवेयर घटकों का उपयोग करेगा। कंप्यूटर के लिए GAOS डेस्कटॉप और लैपटॉप यूजर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस प्रदान करने के लिए खुद को अनुकूलित करेगा। ये OS कंप्यूटर यूजर्स के उपयोग के मामलों जैसे गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या कोडिंग को भी ध्यान में रखेगा और प्रत्येक विशिष्ट परिदृश्य के लिए परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करेगा। उदाहरण के लिए, गेमिंग के लिए OS GPU को ज्यादा मेमोरी और संसाधन आवंटित करेगा, जिससे गेमिंग का अनुभव बेहतर होगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, वो और ज्यादा काबिल और कॉम्प्लेक्स होती जाती है, और यही बात ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी लागू होती है। आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम में इतने सारे नए फंक्शन आ रहे हैं कि वे बहुत ज्यादा मेमोरी खाने लगे हैं। नतीजतन स्टोरेज स्पेस एक कीमती चीज बनती जा रही है, खासकर मोबाइल डिवाइसों के लिए। अर्नव ने इस समस्या को पहचाना और GIA-OS पर अपना काम स्टोरेज को ऑप्टिमाइज करने से शुरू करने का फैसला किया। इसे पूरा करने के लिए उसने एक स्मार्ट रिपोजिटरी सिस्टम बनाकर स्टोरेज का ऑप्टिमाइजेशन शुरू किया। ये सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को यह पहचानने में मदद करता है कि कौन सी फाइलें सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं और कौन सी बहुत कम। ये ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फाइलों को RAM या SSD जैसी तेज मेमोरी में स्टोर करता है, जबकि कम इस्तेमाल होने वाली फाइलों को हार्ड ड्राइव जैसे धीमे लेकिन बड़े स्टोरेज डिवाइस पर रखता है। मोबाइल डिवाइसों के लिए अर्नव ने एक ऐसा कोड लिखा जो फाइलों को ज्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से कंप्रेस करके स्टोर करता था, ताकि हर फाइल के लिए जरूरी स्टोरेज स्पेस कम हो जाए। उसने कोड में यह भी जोड़ा कि OS जिस डिवाइस पर चल रहा है उसके हिसाब से अपने आप कंप्रेशन का लेवल एडजस्ट कर सके। इसका मतलब था कि कंप्रेशन की मात्रा डिवाइस की प्रोसेसिंग स्पीड पर निर्भर करती थी, ताकि OS बिना किसी देरी या परफॉर्मेंस में कमी के डेटा को डीकंप्रेस कर सके। इसी वजह से वो सस्ते डिवाइसों में डेटा या फाइलों को सिर्फ 8 गुना तक ही कंप्रेस कर सकता था। इससे ज्यादा करने पर परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी आ सकती थी। काफी देर तक काम करने के बाद आखिरकार उसने स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन को परफेक्ट तरीके से काम करने लायक बना दिया। इसके बाद वो अगले फीचर पर चला गया जिसे वो स्टोरेज कंप्रेशन की नींव पर बनाना चाहता था, और वो था क्लाउड स्टोरेज। अर्नव चाहता था कि JLA-OS में यूजर्स की कंप्रेस की गई फाइलों को क्लाउड में स्टोर करने की क्षमता हो। इससे यूजर्स उन फाइलों को स्टोर कर पाएंगे जिनका वे अक्सर इस्तेमाल नहीं करते, ताकि उनके डिवाइस में जगह खाली हो सके। ये फीचर फाइलों को आसानी से शेयर करने की सुविधा भी देता, जिससे ये बिजनेस और आम लोगों दोनों के लिए एक आइडियल सॉल्यूशन बन जाता। अर्नव का स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन पर ध्यान इसलिए था क्योंकि वो GIA-OS को एक बेहद कुशल और असरदार ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहता था जो अपने यूजर्स की जरूरतों के हिसाब से ढल सके। चाहे यूजर GIA-OS को एक हाई एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर पर चला रहा हो या बजट स्मार्टफोन पर, वो चाहता था कि ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध स्टोरेज स्पेस का सबसे अच्छा उपयोग कर सके। इसे हासिल करने के लिए अर्नव जानता था कि कंप्रेशन के साथ साथ रीडिंग स्पीड भी बहुत जरूरी है।
मेमोरी की पढ़ने और लिखने की स्पीड को ऑप्टिमाइज करने के लिए अर्नव ने एक खास एल्गोरिदम इंप्लीमेंट किया जो सबसे धीमी मेमोरी सहित किसी भी प्रकार की मेमोरी के साथ काम कर सकता था। ये एल्गोरिदम मेमोरी की रीड और राइट स्पीड का विश्लेषण करता और फिर उसे लगभग दोगुना करने के लिए ऑप्टिमाइज करता, जिससे बहुत तेज और स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता। इसके अलावा उसने कैशिंग, इंडेक्सिंग और डीफ्रेगमेंटेशन जैसी तकनीकों को भी इंप्लीमेंट किया जो ऑपरेटिंग सिस्टम को तेजी से डेटा एक्सेस करने में मदद करती। अर्नव को विश्वास था कि इन तकनीकों और ऑप्टिमाइजेशन को शामिल करके GIA-OS सभी यूजर्स को बिजली की तरह तेज मेमोरी रीडिंग एक्सपीरियंस देगा। इस बीच दुनिया में कहीं और एक हफ्ते बाद सुरक्षा गठबंधन ने एक घोषणा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। जैसे ही सुरक्षा गठबंधन के प्रवक्ता ने कॉन्फ्रेंस रूम में प्रवेश किया, सभी का ध्यान उन पर केंद्रित हो गया। देवियों और सज्जनों, हम आज यहां सुरक्षा गठबंधन के साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए हैं। प्रवक्ता की आवाज साफ और आत्मविश्वास से भरी थी। साइबर खतरों से अपने सदस्य देशों की रक्षा के हमारे चल रहे प्रयासों के तहत सुरक्षा गठबंधन ने GIA टेक्नोलॉजीज से एक प्रोग्राम हासिल करने के लिए 84,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो हमारे साइबर सिक्योरिटी सिस्टम में कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने में हमारी मदद करेगा। प्रवक्ता ने आगे कहा, यह ध्यान रखना जरूरी है कि हमने प्रोग्राम को खरीदा नहीं है, बल्कि केवल उसे इस्तेमाल करने के अधिकार खरीदे हैं। ये एक किफायती सोल्यूशन है। इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस रूम में पत्रकारों के सवालों की बौछार शुरू हो गई। भारत में कहीं एक आदमी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। टीवी पर सुरक्षा गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। लगता है हम सही थे, उसने मेज पर रखी अर्नव की पर्सनल जानकारी वाली फाइल को देखते हुए कहा। वे पहले ही पता लगा चुके थे कि कंपनी का मालिक कौन है और उन्होंने वहां के कुछ कर्मचारियों को पैसे देकर कंपनी के अंदर की खबरें निकलवाना शुरू कर दिया था। जब उन्हें पता चला कि सुरक्षा गठबंधन कंपनी के साथ बातचीत कर रहा है, तो उन्होंने अपने जासूस कर्मचारी से प्रोग्राम हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। अब वे कंपनी के मालिक अर्नव पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। तभी एक फोन कॉल ने उसकी सोच में खलल डाला। क्या खबर है? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई। इंडस्ट्रियल जासूसी की योजना को रोक दो और कंपनी के मालिक से संपर्क करने की कोशिश करो, दूसरी तरफ से आवाज ने कहा। हमारी जांच से पता चला है कि वो ज्यादातर समय घर पर ही रहता है और उसके घर के पास IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ एजेंट पड़ोसी बनकर उस पर नजर रख रहे हैं, इसलिए ये मुश्किल होगा, उसने जवाब दिया। कोई रास्ता निकालो। बीजिंग चाहता है कि प्रोग्राम का फुल वर्जन 2 महीने के अंदर हमारे हाथ में हो। उन्हें शक है कि अपनी साइबर सुरक्षा पक्की करने के बाद वे चीन की साइबर आर्मी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। जल्दी करो, इससे पहले कि IB को इसकी भनक लग जाए और वे हमें रोक दें, दूसरी तरफ से आवाज आई। अगर ये इतना जरूरी है तो क्या हम जबरदस्ती कर सकते हैं? उसने पूछा। वे दूसरी तरफ से आवाज ने उसका नाम लिया, जिससे वो सख्त हो गया। वो जानता था कि जब भी उसका नाम लिया जाता मतलब उसने कोई गड़बड़ की है। वो तुरंत खड़ा हो गया और जोर से जवाब दिया, यस सर। मैंने कहा इसे 2 महीने की अवधि में हासिल करो। दूसरी तरफ से फोन काटने से पहले बस यही शब्द कहे गए। वे डर के मारे कांप रहा था। जब उसके पास खड़े कुत्ते ने महसूस किया कि उसका मालिक डरा हुआ है, तो वो उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। जब वेई को एहसास हुआ कि कुत्ता उसे शांत कर रहा है, तो उसने हताशा में उसे एक लात मारी, जिससे वो कमरे के दूसरे कोने में जा गिरा। धत! वो दर्द से कराह रहे कुत्ते पर चिल्लाया। उसने अपना डर गुस्से के रूप में कुत्ते पर निकाला। वो उस आदमी से डरता था क्योंकि अगर मिशन फेल हुआ तो उसकी सजा बहुत भयानक होगी। उसने एक बार किसी को सजा के तौर पर धीरे धीरे एक टैंक के नीचे कुचलकर मरते देखा था, इसलिए अब वो इस काम को मजाक में नहीं ले रहा था। चीनी एजेंट वेई ने अर्नव के नाम वाली डॉक्यूमेंट फाइल उठाई और उसे बहुत ध्यान से पढ़ने लगा, इस डर से कि कहीं कोई जरूरी बात छूट न जाए। तो इसके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये तो मेरा काम और भी आसान कर देगा। वो अपना ज्यादातर समय घर पर ही बिताता है, ये भी अच्छा है। अब मुझे बस घर का नक्शा हासिल करना है। ये सोचते सोचते वो और भी खुश होता जा रहा था, क्योंकि उसका टारगेट एक ऐसा शख्स था जो घर पर ही रहता था, जिससे वेई को सिर्फ इस बात पर ध्यान देना था कि घर में कैसे घुसना है। उसके लिए एक और अच्छी खबर यह थी कि अर्नव नया अमीर बना था। इस वजह से अर्नव ने अपनी सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि अमीर बनने से पहले उसे बिना सिक्योरिटी गार्ड के रहने की आदत थी। और चूंकि वो अभी इतना फेमस भी नहीं था कि उसे गार्ड्स की जरूरत पड़े, ये बात उसके दिमाग में आई ही नहीं। उसे ये भी पता चला कि उस घर में 4 लोग रहते थे, अर्नव के माता पिता मनीष और आशा मेहरा, उसका छोटा भाई रोहन और वो खुद। लेकिन ज्यादातर समय वो घर पर अकेला ही होता था, क्योंकि उसके माता पिता को बाहर घूमना पसंद था और रोहन को स्कूल जाना होता था। तो ऐसा लगता है कि हमें एक ऐसा टाइम खोजना होगा जब वो अकेला हो, ताकि कोई गड़बड़ न हो। इसके साथ ही उसने अपने प्लान की नींव तैयार कर ली थी। दूसरी तरफ अर्नव के वर्करूम में मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन का काम खत्म करने के बाद अर्नव OS के अगले हिस्से पर चला गया। उसने OS के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर बनाना शुरू किया, जो डिवाइस में मौजूद सेंसर के आधार पर 5 या उससे ज्यादा चीजों का इस्तेमाल कर सकता था।
ये यूनिक आइडेंटिफायर फोन के कैमरा, माइक्रोफोन, फिंगरप्रिंट और बहुत कुछ का उपयोग करता। इनके जरिए ओएस यूजर के लिए एक यूनिक पहचान बनाता, जिससे ये पक्का हो जाता कि यूजर या उसके द्वारा इजाजत दिए गए लोगों के अलावा कोई भी उस डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकता। ये आइडेंटिफायर क्लाउड पर भी अपलोड हो जाता और यूजर्स दूसरे डिवाइस के जरिए क्लाउड में अपनी फाइलों को एक्सेस करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि ये सुनने में एक सिक्योरिटी रिस्क लग सकता है, लेकिन इसे रोका गया था क्योंकि सारा डेटा इनक्रिप्टेड था। दूसरे डिवाइस से अपने डेटा तक पहुंचने के लिए आपको अपने अकाउंट से जुड़ा एक पासवर्ड डालना होता, जिसके बाद ही आप नए डिवाइस पर अपनी फाइलों को एक्सेस कर पाते। इस आइडेंटिफायर का इस्तेमाल आपके अपने इकोसिस्टम का एंकर यानी आपके सभी डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए भी किया जा सकता था। मतलब आप अपने फोन के आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करके उसे अपने घर के अप्लायंसेस से लिंक कर सकते थे, जिससे आप कहीं भी हों उन्हें रिमोट से कंट्रोल कर सकते थे। ये काम पूरा करने के बाद वो अगले पहलू पर चला गया जो शायद इस ओएस को बाजार के किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग बनाता। वो था ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्चुअल असिस्टेंट। और चूंकि वो पहले ही सिस्टम की दुकान से पूरा AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस खरीद चुका था, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का असिस्टेंट अपनी आंखें बंद करके भी बना सकता था। लेकिन चूंकि वो OS को पूरे AGI को हैंडल करने लायक नहीं बना सकता था, क्योंकि उसे चलाने के लिए भी सर्वर ग्रेड हार्डवेयर की जरूरत होती, उसने AGI को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने और अपने वर्चुअल असिस्टेंट के लिए बस कुछ काम के फंक्शंस का इस्तेमाल करने का फैसला किया। भले ही ऐसा लग सकता है कि वर्चुअल असिस्टेंट कमजोर होगा, लेकिन अगर ये पूरा हो गया तो ये दुनिया के किसी भी AI से कम 50 साल आगे होगा। यहाँ कुछ छोटे AI दिए गए हैं जिन्हें AGI से अलग किया गया था। याद रखें कि ये सिर्फ छोटे हिस्से हैं जिन्हें मिलाकर AGI का लगभग 0.5% ही बनता है। मल्टी मॉडल फंक्शन, ये सिस्टम एक साथ कई तरह के इनपुट को समझ सकता है, जैसे कि आवाज, टेक्स्ट, इमेज, इशारे और भी बहुत कुछ। इंटेलिजेंट एजेंट, ये अपने आसपास के माहौल को समझता है, उसके बारे में सोचता है और अपनी सफलता के चांस को बढ़ाने के लिए एक्शन लेता है। कॉग्निटिव सिस्टम, ये मिली हुई जानकारी को प्रोसेस करता है और ऐसे काम करता है जिनके लिए इंसानों जैसी समझ और सोचने की जरूरत होती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, ये AI को इंसानी भाषा को नेचुरल तरीके से समझने में मदद करता है ताकि यूजर को किसी खास तरीके से बोलने की जरूरत न पड़े। असिस्टेंट, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंसानी यूजर को अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने और सवालों के जवाब देने जैसे कामों में मदद करता है। मल्टीलिंगुअल सिस्टम, ये कई भाषाओं को समझने और उनमें बात करने में सक्षम है। एथिकल वॉचर, इसे फैसले लेते समय नैतिक और मानवीय मूल्यों पर विचार करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि यह कानून तोड़ने से बच सके। अडैप्टिव सिस्टम, ये बदलते हालात और माहौल के हिसाब से खुद को ढालने में सक्षम है। सेंटिमेंट एनालिसिस, ये भावनाओं को समझने और उन पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम है ताकि ये यूजर के मौजूदा इमोशनल हाल को समझ सके। एक्सपर्ट सिस्टम, ये किसी खास फील्ड में एक इंसानी एक्सपर्ट की तरह फैसले लेने की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये तय करने के बाद कि वो अपने वर्चुअल असिस्टेंट के लिए AGI से क्या क्या इस्तेमाल करेगा, उसने उसे बनाना शुरू कर दिया। उसने मल्टी मॉडल फंक्शन से शुरुआत की ताकि AI सिस्टम यूजर के इनपुट को अलग अलग तरीकों से समझ सके। इसमें टेक्स्ट, आवाज, यहां तक कि इशारे भी शामिल थे। इसके बाद उसने AI में कॉग्निटिव सिस्टम जोड़ा क्योंकि वो चाहता था कि वो इंसानों की तरह सोचे और तर्क करे, जिससे वो मुश्किल समस्याओं को हल करने और सही फैसले लेने में सक्षम हो। इनको सफलतापूर्वक शामिल करने के बाद अर्नव ने वर्चुअल असिस्टेंट को और भी ज्यादा पावरफुल और वर्सटाइल बनाने के लिए कई और एडवांस AI टेक्नोलॉजी जोड़ने का फैसला किया। उसकी लिस्ट में सबसे पहले मल्टीलिंगुअल AI था। ये टेक्नोलॉजी वर्चुअल असिस्टेंट को कई भाषाओं को समझने और जवाब देने की इजाजत देती, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा यूजर्स के लिए सुलभ हो जाता। अर्नव ने फिर इंटेलिजेंट एजेंट टेक्नोलॉजी को जोड़ा। ये सिस्टम वर्चुअल असिस्टेंट को एक ऑटोनॉमस एजेंट के रूप में काम करने की इजाजत देता, जिससे वो अपने आप काम करने और फैसले लेने में सक्षम हो जाता। एक और फंक्शन जो अर्नव ने जोड़ा वो था अडैप्टिव AI। ये टेक्नोलॉजी वर्चुअल असिस्टेंट को यूजर के व्यवहार और पसंदों को सीखने और उसके अनुसार ढलने की इजाजत देती, जिससे ये और भी ज्यादा यूजर फ्रेंडली बन जाता। आखिर में उसने एथिकल AI जोड़ा। अर्नव ये पक्का करना चाहता था कि वर्चुअल असिस्टेंट एक जिम्मेदार और नैतिक तरीके से काम करे और अपने एक्शन और फैसलों के संभावित नतीजों को ध्यान में रखे। एथिकल AI कंपोनेंट यूजर्स के डेटा के उपयोग और प्राइवेसी पर भी नजर रखता है और ये पक्का करता है कि उनका डेटा सुरक्षित रहे। एथिकल AI को शामिल करके अर्नव उन लोगों द्वारा उसके या उसकी कंपनी के खिलाफ किसी भी मुकदमे की गुंजाइश को खत्म करना चाहता था जो उसे अपने हितों के लिए खतरा मानते थे। इसके साथ ही जेल में जाके OS के लिए बस एक चीज बाकी रह गई थी। अर्नव को OS पूरा बनाने में 2 हफ्ते लग गए। हालांकि OS पूरा हो चुका था, पर यह इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट को बिल्कुल भी ट्रेन नहीं किया गया था। और जैसा कि हम सब जानते हैं, बिना ट्रेनिंग डेटा के AI सिर्फ एक फैंसी दिखने वाला कोड होता है। लेकिन AI को ट्रेन करने के लिए उसे 2 हफ्ते में पूरा होने वाले नए सर्वर का इंतजार करना था। जब वो इस बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे सारा का फोन आया। हेलो। हाँ, हेलो अर्नव, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि सर्वर तैयार हो गया है। क्या उसे 2 हफ्ते में पूरा नहीं होना था?
प्रोजेक्ट के हेड ने वे 2 हफ्ते इसलिए जोड़े थे कि अगर टेस्टिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन जब उन्होंने टेस्टिंग शुरू की तो हैरानी की बात है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई जिसे तुरंत ठीक न किया जा सके। बहुत बढ़िया, मेरा प्रोग्राम भी पूरा हो गया है और मैं अपना काम शुरू करने के लिए बस डेटा सेंटर के तैयार होने का इंतजार कर रहा था। तुमने मुझे 2 हफ्ते पहले ही इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, क्या तुमने इसे पूरा भी कर लिया? सारा ने हैरानी से पूछा। मैंने प्रोजेक्ट 2 हफ्ते पहले शुरू किया था, लेकिन इसकी प्लानिंग मैं काफी समय से कर रहा था। ठीक है, अब मुझे सर्वर के एक्सेस क्रेडेंशियल दो, मुझे इस पर काम शुरू करना है ताकि इसे जल्दी खत्म कर सकूं। लिखो, होस्ट नेम है गाया सर्वर 01, आईपी एड्रेस 192.168.1.100 का लिंक, यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड है PAW0RD123। ये कैसा पासवर्ड है? चूंकि सिर्फ तुम ही इसे एक्सेस करने वाले हो, हमने इसे सिंपल रखा ताकि तुम इसे बदल सको, सारा ने हंसते हुए जवाब दिया। ठीक है, अर्नव भी हंस पड़ा। क्या तुम लोग प्रोग्राम की रिलीज के लिए तैयार हो? उसने पूछा। हम तैयार हैं और बस बाकी के 2 हफ्ते बीतने का इंतजार कर रहे हैं। और सुरक्षा गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से जब से इंडस्ट्री ने सुना है कि उन्होंने हमें कितना पैसा दिया है, हम सबकी नजरों में है। खैर, हमें इस फ्री पब्लिसिटी के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, इससे हमारा टेक इन्फ्लुएंसर्स को मनाने का काम आसान हो गया। हमने उन्हें पहले ही प्रोग्राम दे दिया है और वे रिलीज से आखिरी हफ्ते में वीडियो और आर्टिकल डालना शुरू कर देंगे ताकि इंडस्ट्री का और ध्यान खींचा जा सके। ठीक है, तो प्रोजेक्ट पूरा होने पर तुमसे बात करता हूं। मिलते हैं, सारा ने जवाब दिया। कॉल के बाद उसने अपने कंप्यूटर पर रिमोट डेस्कटॉप ऐप खोला और डेटा सेंटर सर्वर का आईपी एड्रेस और होस्ट नेम अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ डाला। सर्वर को एक्सेस करने के बाद उसने तुरंत पासवर्ड और यूजर नेम बदल दिया, ये पक्का करने के लिए कि सिर्फ वही इसे एक्सेस कर सके। अब उसने तुरंत ब्लैंक स्लेट वर्चुअल असिस्टेंट को ट्रेनिंग शुरू करने के लिए सर्वर पर अपलोड कर दिया। उसने इसे ब्लैंक स्लेट इसलिए कहा क्योंकि ये एक ऐसा एआई था जिसे अभी तक किसी खास डेटा सेट या काम पर ट्रेन नहीं किया गया था। इसके साथ ही उसने वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसे डेटा इकट्ठा करने और उसे अरेंज करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट खुद ही सारा डेटा इकट्ठा करेगा और उसे सीखेगा। उसके बाद वो कंटेंट को कैटेगरी के हिसाब से अरेंज करेगा, एथिकल एआई उसे अप्रूव करेगा और अर्नव फाइनल जांच करेगा। वर्चुअल असिस्टेंट ने सर्वर के हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग करके इंटरनेट सर्फ करना शुरू कर दिया। डेटा सेंटर की सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड लगभग 40 गीगाबिट प्रति सेकंड GBps थी। ये उस समय 2013 के आसपास की सबसे तेज स्पीड थी। यही वजह थी कि उसे इस इंटरनेट स्पीड के लिए सर्विस प्रोवाइडर को हर महीने 40 लाख रुपए से ज्यादा देने पड़ते थे। वो इंतजार करता रहा और इंतजार करता रहा। सर्वर अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा था। हर 55 घंटे में लगभग 1 पेटाबाइट डेटा इकट्ठा, उसका विश्लेषण और उसे कैटेगराइज कर रहा था। 3 हफ्तों के बाद वर्चुअल असिस्टेंट ने आखिरकार कुल 10 पेटाबाइट्स डेटा इकट्ठा करने, सीखने और उसे कैटेगराइज करने का काम पूरा कर लिया। अब ये डेटा किसी भी एआई को एजीआई के स्तर तक ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। जहां तक तैयार वर्चुअल असिस्टेंट की बात है, तो डेटा का उपयोग करने के बाद अब वो इंटरनेट पर मौजूद हर भाषा को बोल और समझ सकता था, जिसमें स्टार ट्रेक की क्लिंगन, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की एल्विस और गेम ऑफ थ्रोन्स की डोथराकी जैसी काल्पनिक भाषाएं भी शामिल थीं। उसने गणित, फिजिक्स और वहां मौजूद हर विषय को भी सीख लिया था। इस बीच वेई की तैयारी। चीनी एजेंट वेई ने अर्नव के घर में घुसपैठ करने की अपनी जांच और योजना पूरी कर ली थी। वो फिलहाल घर पर नजर रख रहे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के एजेंटों के जाने का इंतजार कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि सुरक्षा गठबंधन के देशों द्वारा प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन पूरा करने के लगभग 2 या 3 हफ्तों के बाद वे चले जाएंगे। उसने इस समय का इस्तेमाल अपनी योजनाओं की समीक्षा करने और बार बार अभ्यास करने में किया, ये पक्का करते हुए कि कोई गलती ना हो। वो जानता था कि उसकी जिंदगी इसी पर निर्भर करती है और जिस पल वो फेल हुआ, कहीं चीन में एक टैंक उसके लिए अपना इंजन गर्म कर रहा होगा। बार बार जानकारी इकट्ठा करने से उसे पहले से ही पता था कि रोहन कब स्कूल में होगा और उसके माता पिता कब बाहर होंगे, जिससे घर में सिर्फ अर्नव अकेला रह जाएगा। अच्छी खबर यह थी कि उसने कुछ लाख रुपए प्रॉक्सी के जरिए खर्च करके उस रियल्टर से घर का नक्शा पहले ही हासिल कर लिया था, जिससे अर्नव ने घर खरीदा था। एक और अच्छी खबर यह थी कि अर्नव की कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं हुई थी, वो सिर्फ एक निकाला गया ग्रेजुएट था। हालांकि उसे पता चला कि वो रोजाना एक ही रूटीन में ट्रेनिंग करता था, जो अजीब था। इसलिए उसे उम्मीद थी कि अर्नव लड़कर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे उसे कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि वो पेशेवर रूप से ट्रेंड था और दूसरा सिर्फ दौड़ने और पुशअप्स करने का आदी था। वो चाहता था कि घर में मिनटों में अंदर बाहर हो जाए और जितना संभव हो उतने कम सुराग छोड़े, और अगर वो पकड़ा गया तो उसे या तो आत्महत्या करनी होगी या उसे किसी ब्लैक साइट पर जानकारी के लिए टॉर्चर किया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। वीडियो डिस्क्लेमर: ये वीडियो केवल सूचनात्मक और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है।
इस वीडियो में दी गई जानकारी को पेशेवर सलाह, मार्गदर्शन या कानूनी सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। ये वीडियो 18 जोड़ सामग्री से युक्त हो सकता है, जो केवल परिपक्व और जिम्मेदार दर्शकों के लिए है। यदि आप 18 वर्ष से कम आयु के हैं तो कृपया ये वीडियो न देखें। कोई भी निर्णय लेने या कोई कार्रवाई करने से पहले यह सलाह दी जाती है कि आप किसी अनुभवी विशेषज्ञ या पेशेवर से सलाह लें। इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचार केवल निर्माता के हैं और किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं हैं। देखने के लिए धन्यवाद।